हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। और इस समय हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से, जिसमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि 20% पढ़ करके 80 to 85% क्वेश्चन बना पाएं और बहुत अच्छे से कंटेंट लिख के आपको देता हूं। फ्री ऑफ कास्ट पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे जा रही है। आप जो है लिंक से जुड़ करके आप जो है ले सकते हैं और रट सकते हैं। देखिए, इस तरीके से मैं आपके लिए कंटेंट कंप्लीट एकदम पूरा आप देखेंगे, पूरा पूरा ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे से मैं, ठीक है, मेंस के अपने अनुभव के अनुसार मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, जिससे कि आप बहुत अच्छे से पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आएगा और आप अच्छा पढ़ पाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप देखेंगे तो मैं पूरा नोट्स कंप्लीट किया हूँ, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 तक कर चुके हैं, तो आज चैप्टर नंबर 9 कर लेते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 क्या है? चैप्टर नंबर 9 है ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो हुए हैं वो। ठीक है, सुधार आंदोलन अर्थात इसमें कुछ सामाजिक जो बुराइयां उस समय तात्कालिक परिदृश्य में थी, उस बुराइयों को, और कुछ धर्म में संबंधित कुछ बुराइयां थी। ठीक है, उन बुराइयों की क्या है आलोचना की जाएगी और उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, अब हम लोग जैसा कि हमेशा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं, तो वैसे ही बैकग्राउंड पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, बैकग्राउंड पृष्ठभूमि में क्या है कि आखिर ये धार्मिक सुधार आंदोलन या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होने के क्या कारण रहे होंगे, ठीक है, या क्या रहा होगा। तो बैकग्राउंड ये है कि ब्रिटिश शोषणकारी जो नीतियां रही थी, ठीक है, वो नीतियां और पाश्चात्य शिक्षा अर्थात जैसे इंग्लिश इंग्लिश में जब यहाँ भारतीय लोग जो है शिक्षित हुए, कुछ मध्यम शिक्षित वर्ग का उदय हुआ, तो वो अलग अलग देशों की अलग अलग इंग्लिश जो प्रमुख पुस्तकें थी, ठीक है, उनको पढ़ा। और पढ़ने के बाद जैसे फ्रांस की क्रांति से इन्फ्लुएंस हुए, ठीक है, रूस की क्रांति से हुए, अमेरिकन क्रांति से हुए, तो इस तरीके की क्या है अलग अलग जो है देशों की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। और उसके बाद में उससे क्या है, उससे भारतीयों के दिमाग में आता है अंग्रेजों की जो है कि नीति क्या है भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में। जैसे राष्ट्रवाद की भावना का भी विकास एक कारण था कि अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों से क्या है हमें लगने लगा, ठीक है, हमें लगने लगा कि ये लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, इन्हें भगाना चाहिए। ठीक है, और भगाने में क्या है, भगाने में हम लोगों ने देखा कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि देश में क्या है, देश में कोई जाति के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई संप्रदाय के नाम पर, तो कोई क्षेत्र के नाम पर, कोई जो भाषा के नाम पर, कोई जो है परंपराओं के नाम पर, तो कोई संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या है, पूरे भारत के लोग क्या हैं अलग अलग हैं। और इनमें सबसे मूल कारण क्या है, इसमें सबसे मूल कारण है धर्म, और क्या है समाज। तो धर्म जो है समाज के निर्माण में भूमिका निभाता है और समाज धर्म के निर्माण में। तो ये समस्या जब देखने को मिली, तब ये हुआ कि देश को आज़ाद तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो उसके लिए जो जरूरी है वो क्या है, सामाजिक धार्मिक सुधार करना। ये बैकग्राउंड था। ठीक, अब इस बैकग्राउंड को आप देखते हुए आप समझ जाएंगे कि सुधार आंदोलन के क्या कारण रहे होंगे। तो कारण में इनकी शोषणकारी नीतियां, जैसे जैसे ये एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जैसे 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन, ये डेटा रटना है। इस ईसाई मिशनरी के आगमन से क्या हुआ कि भारतीयों को क्या है ईसाई धर्म में परिवर्तित करने को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जा रहा जाता है। जैसे इस समय आप देख रहे होंगे कि क्या है, ठीक है, एंटी नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ऐसी दृष्टिकोण रखने वाले क्या है धर्म परिवर्तन बहुत व्यापक स्तर पर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे दोषद्रोहियों को लात मार करके जो है भगाना चाहिए अब। तो इस तरीके से 1813 के चार्टर एक्ट से ईसाई मिशनरी आए, तो उसका हम लोगों को समझ में आने लगा कि यार ये जो है ठीक नहीं कर रहे हैं, हमारा शोषण करने वाले हैं, हमारा धर्म परिवर्तित कर देंगे। आगे देखिएगा, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को क्या करते थे लोग, उपेक्षा करते थे। उपेक्षा माने अगर सिंपल देखा जाए तो निंदा करते थे, कहते थे तुम लोग असभ्य हो, क्या हो तुम लोग असभ्य हो।
ठीक है? तुम लोगों में कोई सभ्यता नाम की चीज़ नहीं है। तुम लोग ना कपड़ा पहनना जानते हो, ना खाना खाना जानते हो, ना तो ठीक है, रहना सही से जानते हो। तो हम लोग श्रेष्ठ हैं। यूरोपी कहते थे कि वो श्रेष्ठ जाति के हैं, माने श्रेष्ठ मनुष्य हैं। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। तो इस तरीके की जो भावना थी, निहित कुछ बुराइयों के कारण क्या है, हमें लगने लगा कि हमें पहले अपने अंदर क्या है, सुधार करना चाहिए। जैसे आज आप देखते हो कि जब भी कोई ब्रेन वॉश कर रहा है, दूसरे धर्म में परिवर्तित करता है, तो क्या है, आपके अपने धर्म में जो थोड़ी बहुत आपके धर्म और समाज में क्या है, कमियां हैं, जो आपके धर्म समाज में क्या है, कमियां हैं, उसी कमियों को क्या करता है, वो हाईलाइट कर देता है। और हाईलाइट करके आपको क्या कर देता है, ब्रेनवाश कर देता है। इसकी वजह से धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है। शिक्षित मध्यम मार्ग का विकास, शिक्षित मध्यम मार्ग, मध्यम वर्ग है, सॉरी। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग का जब विकास होता है तो अलग अलग संस्कृति के बारे में, अलग अलग देशों की क्रांतियों के बारे में जानते हैं। तो यह भी एक धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रमुख कारण रहा है। अब आगे देखिए, बैकग्राउंड आपने समझ लिया, कारण समझ लिया। अब देखते हैं हिंदू धर्म से संबंधित कुछ सुधार जो संस्थाएं हैं उनके बारे में। सबसे महत्वपूर्ण जो होती है संस्था, वो कौन सी है, ब्रह्म समाज है। ब्रह्म समाज में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, बस आप फ्लो चार्ट पे एक पैनी नज़र डालिए। जैसे मैं कहता हूँ कि एज ए ऑफिसर मैं आपको पढ़ाता हूँ। एज ए ऑफिसर पढ़ाने का मेन उद्देश्य है कि आप में धैर्य और पेशेंस होगा, तब आप बेहतर पढ़ेंगे। और बेहतर पढ़ने के बाद आप अंतिम में लाइक या डिसलाइक करेंगे कि यार तुम्हारे अंदर क्वालिटी नहीं है, तुम्हारे कंटेंट क्वालिटी बिल्कुल घटिया है, या तुम बुरा पढ़ाते हो। वो चीज़ आप बताओगे, या फिर आप बताओगे कि सर ऐसा ऐसा किया जा सकता है और भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, या अच्छा है। ठीक है। तो वो आप में धैर्य होना चाहिए, तब होगा जब आपकी मेंटेलिटी कैसी होगी एज ए ऑफिसर बनने की। ठीक है। तो देखो, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है, तो 1828 में हुई है। किसने किया है इसकी स्थापना, तो राजा राम मोहन राय ने किया है। कब किया, 28 में किया है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है डेटा, 1928 गलत है। क्या है ये, 1828। पीडीएफ में सही कर दूंगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1828 में कलकत्ता में हुई, और ब्रह्म सभा के नाम से पहले हुई। बाद में इसका नाम क्या हो गया, ब्रह्म समाज हो गया। क्या हो गया, ब्रह्म समाज। उद्देश्य देख लें कि इस समाज, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था, तो हिंदू धर्म में सुधार करना, और हिंदू समाज के क्षेत्र में, जो हिंदू धर्म और समाज है उसमें व्याप्त कुछ बुराइयों को का उन्मूलन करना, समाप्त करना या सुधार करना। जैसे जैसे धर्म में क्या था, मूर्ति पूजा। तो मूर्ति पूजा को जो है कम करना या उसे समाप्त करने को बढ़ावा दिया गया कि ईश्वर क्या है, ईश्वर केवल मूर्ति में नहीं बैठा हुआ है, बल्कि आपके अंदर है, हमारे अंदर है, उस पेड़ के अंदर है, उस जीव के अंदर है। ठीक है। ताकि आप हर मनुष्य को मनुष्य मानिए। जाति धर्म के आधार पर जो आज भी क्या है, इतने घटिया से घटिया लोग हैं जो राष्ट्र विरोधी खुद हैं, दूसरे को लांछन लगाते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या है, भारत के नागरिक को नागरिक मानते ही नहीं है। वो मानते हैं कि उनको भगवान ने बनाया है, बाकी वो जाति तो वो जाति है, वो फलाना जाति है, वो फलाना जाति है। तो आपसे मतलब बड़ा कोई देशद्रोही है नहीं। आप भले दूसरे को डोंग पीट रहे हो। ठीक है, पहले आप अपने में सुधार करो। गांधी जी कहते हैं जो कुछ देखना चाहते हो पहले स्वयं में सुधार करो। तो हिंदू धर्म में क्या है, मूर्ति पूजा इसीलिए की गई ताकि जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर बटे न रह जाएं हम लोग। एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना, इससे एकता और अखंडता आएगी। सभी धर्मों को की अच्छाइयों को स्वीकार करना, ये ब्रह्म समाज का उद्देश्य था, ताकि हम यूनाइट रहें। अगर मुख्य आधार देखा जाए ब्रह्म समाज का, तो क्या था, तर्क शक्ति और वेद या उपनिषद की बातों को मानना। जैसे उपनिषद, सबसे अच्छा ज्ञान आज के समय में क्या माना जाता है, उपनिषद। क्यों, क्योंकि उपनिषद उपनिषद क्या है हमारे यहाँ का, सारे उपनिषद जो है तर्क, माने वो बौद्धिक क्षमता को बढ़ावा देते हैं, माने बौद्धिक क्षमता को वरीयता देते हैं। कि बौद्धिक क्षमता के आधार पर जो जो मान्यताएं, जो परंपराएं, ठीक है, जो आपके बौद्धिकता के स्तर की कसौटी पर कसने में क्या है, ताने बाने में कसी नजर आए, कसते हैं, वो सकारात्मक नजर आते हैं, तो वो परंपराएं, नीतियां, ठीक है, वो माननी है। अदरवाइज उन्हें क्या है, उन्हें त्याग देना है। जैसे जैसे क्या है, सती प्रथा। जैसे सती प्रथा, सती प्रथा को जो बौद्धिकता का स्तर पर देखा गया, तो ये हुआ कि
ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर एक महिला मर जाए, ठीक है? एक महिला मर जाए, तो उसका पति उसके साथ क्यों सही मतलब क्यों जलती हुई चिता पे नहीं जा रहा है, ठीक है? या उसमें महिला पुरुष के या पति के मरने में महिला का क्या दोष है? क्यों महिला को मारा जा रहा है ज़बरदस्ती? ठीक है? तो ये तर्क की कसौटी पे क्या है, खरा नहीं उतरा। तो इसलिए ब्रह्म समाज ने उसका खंडन किया। जैसे आज देखो 3 तलाक, ठीक है? 3 तलाक, आज तर्क की कसौटी पर देखो तो 3 तलाक, किसी को बोल दो तलाक, तलाक, तलाक। अरे बताओ वो 2 बच्चे, 4 बच्चे लेकर के वो अपने माँ-बाप के यहाँ फिर से जाए, कोई बहन-बेटी का विवाह करता है, ठीक है? अपने यहाँ फिर से ले आने के लिए नहीं, ठीक है? या फिर हलाला जैसी चीज़ इस समय देखो, तो क्या है, आपने ट्रिपल तलाक कह दिया, उसके बाद में अब फिर अगर मुझे अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक कह दिया, ठीक है? तो उसके बाद अपनी ही पत्नी को रखने के लिए क्या दूसरे के साथ उसको सुलाना पड़ेगा, फिजिकल संबंध बनवाने पड़ेंगे, तब हलाला होगा, वो सामने वाला फिर तलाक देगा, तब हम उसको रख पाएँगे। माने कितनी घटिया बात है, आज तर्क की कसौटी पर ये नहीं कसता, कसने पर नहीं सही है। तो इसकी क्या है, इसमें सुधार होना चाहिए। तो इस तरीके के क्या है, ब्रह्म समाज भी कहता है कि तर्क की कसौटी पर जो खरा उतरता है उसे स्वीकार करो, अन्यथा नहीं। ये मुख्य आधार था। सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने क्या कहा, जैसे जो बुराइयां थी, जैसे सती प्रथा, वेश्यागमन, जाति प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा इत्यादि का इन्होंने क्या किया, घोर विरोध किया। यही सब पेपर में आते हैं, स्टेटमेंट में आजकल स्टेटमेंट सवाल आते हैं। और एज ऑफिसर पढ़ना है तो आप जो मैं लिखा हूँ उसमें से एक भी दिमाग नहीं लगाना है, बस आपके जहन में होना चाहिए। जैसे जैसे मैं बैकग्राउंड के साथ समझाता जा रहा हूँ वैसे समझ आप में डेवलप होनी चाहिए, ताकि कथन कारण भी कर सके, स्टेटमेंट कर सके, और फैक्ट मैं लिख करके दे रहा हूँ, निशान लगा के दे रहा हूँ, घोट के बस पीना है पीडीएफ लेकर के टेलीग्राम पे आकर के। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ लिखा हूँ कि राजा राम मोहन राय के प्रमुख को कार्य क्या थे। जैसे जैसे आप देखो पहला क्या है, 1815 में, डेट रट लो, घोंट के पी लो, 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया, तो राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा में क्या है, तो आत्मीय सभा में क्या है, एकेश्वरवाद का प्रचार किया गया है। क्या किया गया, एकेश्वरवाद माने, ठीक है, करोड़ों देवता नहीं बल्कि क्या है, बल्कि एक ही ईश्वर की अलग अलग शाखाएं हैं, तो किसी को निंदा मत करिए। अगर कोई किसी की भी पूजा करता है तो उसे आप स्वीकार करिए, एकेश्वरवाद की बात करता है। नेक्स्ट देखिएगा, इन्होंने 1821 में संवाद कॉमेडी का प्रकाशन किया, जो किस भाषा में थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब टिक लगाया हूँ, स्टार लगाया हूँ, बांग्ला भाषा में। भाषा भी मैच दी फॉलोइंग में आता है बहुत ज़्यादा, जैसे आपने याद किया होगा, पिछले के पिछले पेपर में आया हुआ था, ठीक है, एक पेपर में कि पूछा था कि प्रजामित्र, प्रजामित्र किस भाषा में थी, और भारत मित्र किस भाषा में, और मूक नायक किस भाषा में, ठीक है, और एक और कोई ऐसी थी। तो ऐसे ही पूछता है। तो संवाद कॉमेडी 1821 घोंट की पी लो डेट, और संवाद कॉमेडी बांग्ला भाषा में थी, किसकी है, राजाराम मोहन राय की। 1822 में इन्होंने मिरातुल अखबार निकाला, जो किसमें था, फा, फारसी भाषा में। और ये स्टेटमेंट पूछा था कि संवाद कॉमेडी, आरओ की ही बात कर रहा हूँ मैं जो बोल रहा हूँ इतना पीवाई क्यू किया हूँ, मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट बोल रहा हूँ, आप हवा मत लेना, जा करके देखना। संवाद कॉमेडी पहला स्टेटमेंट है, उसी शायद स्टेटमेंट में या दूसरे में लिखा है कि यह सती प्रथा का क्या है, विरोध करने वाली पत्रिका थी। तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट था। 1822 में मिरातुल अखबार जो फारसी में निकला, ठीक है, यह भी राजा राम मोहन राय का है। 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की, कहाँ पर, कलकत्ता में। अब किसके सहयोग से किया या किसका सहायता किया इसको ने कलकत्ता में स्थापित करने का हिंदू कॉलेज का, तो डेविड हेयर के सहयोगी थे। किसके थे, डेविड हेयर के सहयोगी थे, ठीक है। तो एकदम घोंट के पी लो। 1815 में आत्मीय सभा, 1821 में संवाद कॉमेडी, सती प्रथा बांग्ला भाषा, 1822 मिरातुल अखबार फारसी भाषा, 1817 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता में डेविड हेयर के सहयोग से, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने किया कलकत्ता में। किसने किया ये सब, राजा राम मोहन राय, जो ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, जो ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इनके और काम आप देख लो, ठीक है, इनके और काम देख लो। तो देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिख दिया हूँ कि एक्चुअली
ताकि थोड़ा-सा आपके दिमाग में आए कि जो बंदा पढ़ा रहा है ऐसे ही, ठीक है, आया मुँह उठा के पढ़ाने वाला बंदा नहीं है, ठीक है। वनडे के छोड़ दो, मैंने कितने एग्ज़ाम क्वालीफाई किए हैं, ठीक है। हमने मेंस की बात कर रहा हूँ तो 4 पीसेस मेंस से लिखा हूँ, ठीक है। अभी लास्ट वाला भी आपने देखा 29-30 1-2 जो है जुलाई में लिखा, ठीक है, 2025 में। 3 आरओ में जैसे 2 आरओ का मेंस लिख चुका हूँ और ये तीसरा आपके साथ लिखूँगा, क्योंकि इसमें जो है 155 मार्क्स अभी बन रहे हैं, ठीक है, जो पहली बार आ गई है मेरिट, मतलब आंसर की उससे ही, तो इसलिए लिखा हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा ट्रस्ट पैदा हो। मैं अपनी पढ़ाई के लिए तो जानते हैं आप कुछ नहीं लिखता हूँ। इससे ये है कि ताकि आप जब मेरी बात सुन रहे हो तो आपके दिमाग में ये हो कि बंदा ऐसे तो बोलने वाला तो है नहीं जो 6-6 7-7 बार जो है प्री निकाल रहा है, मेंस लिख रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। आप भी जब करेंगे तो आपको भी ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना पढ़े रहेंगे आप। इन्हीं की देखो एक क्या है, तोहफ़ातुल मुअव्विदीन, ठीक है, तोहफ़ातुल, बस आप में ट्रस्ट पैदा करने के लिए ऐसा करता हूँ ताकि थोड़ा आप जब पढ़ रहे हो मेरी बात तो अच्छे से सुनें, ठीक है, ताकि आप जितना अच्छे से सुनेंगे उतना ही अच्छा समझ में आएगा और रट भी जाएगा, इसीलिए करता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, तोहफ़ातुल मुअव्विदीन। इन्होंने जो तोहफ़ातुल मुअव्विदीन का प्रकाशन किया वह किस भाषा में थी? फ़ारसी भाषा में। किस में थी? फ़ारसी भाषा में प्रकाशन किया और यह क्या थी? एकेश्वरवादियों का उपहार। एकेश्वरवादियों का उपहार इसे अन्य रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, इन्होंने 1826 में 1826 में जूरी अधिनियम जो पारित किया गया था, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा, उसकी क्या किया? निंदा किया। वो जूरी अधिनियम क्या था कि न्यायालयों में क्या है, धर्म के आधार पर जो है भेदभाव की बात थी, ठीक है, कि हिंदू धर्म के लिए इस तरीके से मतलब सुनवाई की प्रक्रिया होगी, मुस्लिम के लिए ये होगा, इस तरीके की बात है। तो जो धर्म के आधार पर भेदभाव था तो उसका क्या किया इन्होंने? खंडन किया। नेक्स्ट देखिएगा, इनके कुछ अन्य कार्य या इनसे संबंधित जो फैक्ट हैं, ठीक है, वो देख लीजिए। इन्हें राजा की उपाधि किसने दिया था? तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक है। इन्हें राजा की उपाधि देकर के इनको क्या है, लंदन भेज दिया था अपनी पेंशन के लिए, अपनी पेंशन की मांग करने के लिए लंदन इनको भेजे थे। और लंदन जब गए थे 1833 में ब्रिस्टल नामक जगह पर ब्रिटेन में इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। अब जब इनके बारे में इतना था तो हमने क्या कहा, हमने इनके बारे में अलग से सर्च किया, अच्छे से लिख भी दिया। अब ये प्री का भी काम है और मेंस में हम लोगों की पर्सनालिटी है, पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो जन्म जन्म 1772 में है, ये आप याद रखेंगे प्री के लिए कि राधानगर कलकत्ता में हुआ था। बचपन में ही अपने पिताजी इसे तर्क करते और इनके पिताजी अपेक्षाकृत जो है इनकी बात को ज़्यादा तार्किक मानते और वो रूढ़िवादी या परंपरागतवादी होने की वजह से दोनों में मतभेद हुआ और ये बचपन में ही क्या है, कम उम्र में ही घर त्याग दिए, ठीक है। और इन्होंने क्या है, बड़े काम किए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम बात करने वाले हैं ब्रह्म समाज की। किसकी बात करने वाले हैं? ब्रह्म समाज की। अब ब्रह्म समाज का कुछ देखते हैं कि बंटवारा जो विघटन हुआ उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में संस्थापक राजा राम मोहन राय पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या है कि जब जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल में कब हुई? 1833 में। तब इसमें 2 पर्सनैलिटी, तब इस संस्था से संबंधित 2 पर्सनैलिटी के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ। एक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर और एक कौन थे? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन अपेक्षाकृत क्या थे? उदारवादी विचारधारा को मानने वाले थे। क्या थे? उदारवादी। ये मुस्लिम हिंदू के साथ मुस्लिम को भी क्या है, इस धर्म में शामिल किया। जबकि ये कहते थे देवेंद्रनाथ टैगोर अपेक्षाकृत परंपरागतवादी विचार या रूढ़िवादी विचार के थे, तो ज़्यादा प्रसार नहीं चाहते थे और ये बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर पर पूरे देश में प्रसार करना चाहते थे ब्रह्म समाज का। तो इनको लेकर के क्या है, इसी बात को लेकर के 1865 ईस्वी में क्या होता है, 1865 ईस्वी में दोनों के बीच में क्या होता है, मतभेद होता है। और आगे चल करके यह मतभेद का परिणाम ये होता है कि 1866 में, कैसे याद करोगे, 65 में विवाद हुआ, 66 में देखो 6 अंक 2 हैं, तो इसीलिए एक 2 भाग में क्या हो जाएगा, बँट जाएगा। ऐसा मैंने याद किया है, आपको बता दिया, हो सकता है आपको काम आए। तो परिणाम ये रहा कि दोनों क्या हुआ, ब्रह्म समाज में क्या 1866 में विभाजन हो गया और जो परंपरागत या रूढ़िवादी विचारधारा को मानने वाले देवेंद्रनाथ टैगोर के अंतर्गत जो पुराना ही मूल ब्रह्म समाज रह गया, वो आदि ब्रह्म समाज कहलाया। उसका विचार अपेक्षाकृत
परंपरागतवादी या रूढ़िवादी था, जबकि जो नवीन तार्किक विचार को मानने वाले थे केशव चंद्र सेन, उन्होंने इससे अलग होने के बाद जो संस्था का नाम रखा वो बनाया, वो भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक है, जो किसके द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा। यह अधिक उदारवादी या लिबरल अप्रोच वाले व्यक्ति थे। लेकिन अब इस क्षेत्र में देखो, भारतीय जो ब्रह्म समाज है इसका भी क्या होता है, आगे चल करके क्या हो जाता है, इस संस्था का भी विभाजन हो जाता है। विभाजन का मूल कारण क्या था, ठीक है, 1872 में किसके द्वारा, केशव चंद्र सेन के प्रयास से, केशव चंद्र सेन के प्रयास से, ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट, ब्रह्म विवाह अधिनियम, नेटिव मैरिज एक्ट जो है पारित किया गया 1872 में अंग्रेजों के द्वारा, इनके प्रयास से। उसमें ये कर दिया गया कि लड़कियों की शादी न्यूनतम 14 वर्ष में होनी चाहिए, उससे पहले नहीं, और लड़कों की 18 वर्ष उससे पहले नहीं। लेकिन इन्होंने क्या है, इन्होंने अपनी लड़की की शादी क्या कर दिया, इन्होंने अपनी लड़की की शादी 14 वर्ष से पूर्व में कर दिया, बिहार के, मतलब कूच बिहार के राजा से। और इस बात से क्या है, जैसे आपने जो नियम खुद बनाया हो, जिस पर आपकी नींव, मतलब जिस नींव पर आपकी संस्था टिकी है, और आपने खुद गलती कर दिया हो, ठीक है, तो उसको क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, आप में ट्रस्ट टूट जाएगा लोगों का, और क्या होगा, विभाजन। तो विभाजन कब हुआ, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 का उल्लंघन करने की वजह 1878 में हुआ। और 1878 में जो एक संस्था नई बनी, वो कौन सी बनी, वो साधारण ब्रह्म समाज बनी। और जो एक रह गई पुरानी, वो कौन सी थी, ब्रह्म समाज रही। क्यों हुआ, मैंने ये पूरा का पूरा कारण बता दिया। और इसको साधारण ब्रह्म समाज से संबंधित व्यक्तित्व तो हमको रटना है, रटना है, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, प्री मेंस निकालना है, सेलेक्ट होना है, ठीक है। तो कोई विकल्प मत यूज करना। अगर दुनिया रटती है तो मुझे भी रटना है। अगर कोई कहे कि अरे तुम रट्टू तोता हो, तो कह देना कि भैया मैं रट्टू तोता हूँ, मैं रहूंगा, मैं बनने तक रहूंगा, ठीक है। तुम्हारे पेट में दर्द है, जाओ दवाई लो, ठीक है। तो इस तरीके की क्या है, साधारण ब्रह्म समाज बना, और इसके व्यक्तित्व तो रटे रहना है कि किस कौन कौन संबंधित थे, जैसे शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस, द्वारकानंद गांगुली। एक बात मैं और आपको बता दूं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने में आपको रटना है ज्यादा। इसमें आपको डेट, पहली बात रटनी है, पहला इंपॉर्टेंट डेट रटना है। दूसरा, संस्था कब बनी है, मतलब उस संस्था से संबंधित लोग रटने हैं। फिर तीसरा आपको कहीं रटना है कि इसकी कुल मूल बातें क्या थी, ठीक है। और आईएएस में क्या है, आईएएस में, सिविल सर्विसेज में आप जानते हैं, वहाँ पर क्या है, डेट पर अब तो डेट भी फोकस ज़्यादा होने लगे हैं। अदरवाइज वहाँ पर क्या है, समझ, कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा बल दिया जाता है। आगे देखिएगा, केशव चंद्र सेन के अन्य प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो 1868 में इन्होंने टेबरेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, टेबरेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन की संघ की स्थापना की। पेपर में आएगा कि टेबरेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन किसकी संस्था है या किसने बनाई थी, कब बनाई थी, तो 1868 में केशव चंद्र सेन ने। अगला देखिएगा 1870 में, एक्चुअली 1870 में ये क्या है, हिंदू प्रवक्ता के रूप में इन्होंने, ये कहाँ गए थे, ब्रिटेन। ब्रिटेन से जब ये आते हैं, वापस आने पर इन्होंने क्या है, 1872 में इन्होंने क्या किया, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बनाया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा भी हूँ, ठीक है। देखो मैं लिख के दे रहा हूँ, प्लीज इसमें मत दिमाग लगाना, इतना आप जहन में उतार लेना, प्री में आप सिलेक्ट हो जाओगे अगर आप मुझसे पढ़ते हो। मैं मतलब अब क्या ही कहूँ आपको, ठीक है। अगर अच्छे समझदार और वाकई में आप में दम होगा, तो अब कहने की आवश्यकता नहीं होती, आदमी समझदार होता है। आगे देखिएगा 1872 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की, केशव चंद्र सेन ने, ठीक है। और इन्हीं के प्रयास से, मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लिखा है कि 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 पारित हुआ। घोट के पी लो, ठीक है। विवाह की उम्र इसमें बालिका 14, बालक 18 बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, प्रार्थना समाज, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब बना, किसने बनाया, कहाँ बना। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में होती है। किसने, कहाँ पर हुई, महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट है कि नहीं, लिखा है। इसके प्रेरणा स्रोत
माने किससे प्रेरित हो करके यह संस्था का गठन किया गया है, माने स्थापना की गई है। तो संस्थापक माने इसको बनाने वाले तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन इनको प्रेरणा किससे मिली है? तो इनको प्रेरणा मिली है केशव चंद्र सेन से। इसका मतलब केशव चंद्र सेन क्या है? प्रार्थना समाज के प्रेरणा स्रोत हैं। ठीक है, ये किसकी आत्मा में आए थे? तो आत्माराम पांडुरंग के आए, और इस तरीके से इन्होंने प्रार्थना किया। और शक्ति और विस्तार अगर कहें इस संस्था में वाकई में शक्ति और इसका विस्तार करने का श्रेय किसको जाता है? तो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एक नाम रट लीजिएगा, ये महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है, जो जीके गोखले के क्या हैं? गुरु हैं, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। तो महादेव गोविंद रानाडे वास्तविक शक्ति इसको प्रदान करने का श्रेय इनको जाता है। आगे देखिएगा अन्य प्रार्थना समाज से अन्य कुछ बातें जो इस फॉर्मेट में लिखा हूं। देखो, मैंने जो आपके मतलब 6 बार जो मेंस लिखे हैं, उस अनुभव को, उस फ्लो चार्ट को, उस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को आपके साथ प्री के कंटेंट को देने में शेयर कर रहा हूँ, जिसमें लिखने में वाकई मेहनत बहुत लगती है। लेकिन यह है कि अब इस फॉर्मेट में होने की वजह से आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, और की पॉइंट रहते हैं, आप रिवाइज अच्छा कर सकते हैं, कम लिखा रहता है, जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। नहीं तो इतना कोई एक टीचर सिंगल बता दो जो 1 घंटे 20 मिनट 25 मिनट में एक चैप्टर पूरा पढ़ा देता हो इस तरीके से। कभी भी यूट्यूब पे सर्च कर लेना, कभी। अभी आज जो है एक बंदा, यानी कल कह रहा था कि सर जो है 1857 की क्रांति का केवल राजनीतिक कारण पर ही आधा घंटे बोलते रहे। हम कहे भैया तुम्हें डायरेक्ट हमें लग रहा है पीएम बनाने का प्लान है। ठीक है, तो इस तरीके से तो हमें आपको समझने की जरूरत है किस तरीके से पढ़ना है। तो अन्य अगर फैक्ट देखें तो जैसे कुछ स्रोत में 18 नहीं, ये डेट याद रखना 1870, लेकिन कुछ स्रोत में है 1867, लेकिन ज्यादा आता है 1870। तो 1870 में रानाडे जी के द्वारा क्या है? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखा है। ठीक है, और जो पूना सार्वजनिक सभा है इसकी स्थापना 1870 में किसने की? रानाडे जी ने किया। ठीक है, और रानाडे जी के द्वारा कुछ और कार्य किए गए, जैसे विधवा आश्रम बनाए गए और रात्रि पाठशालाएं भी बनाई गई। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है? रानाडे द्वारा महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की गई। पेपर में आएगा, महाराष्ट्र विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना डी के कर्वे ने की, रानाडे ने की, गोखले ने की। ठीक है, दाजी कृष्ण पंडित जी ने की। तो 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आप क्या है, गोल गोल हो जाएंगे, तो रटे रहो। महाराष्ट्र विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन किसने बनाया? तो रानाडे जी ने बनाया महाराष्ट्र में। अगला देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, माने स्टार लगा है तो इंपॉर्टेंट है। 1884 में, 1884 1884 में, ठीक है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करने में भी इनका योगदान है, इनका योगदान था। आगे देख लीजिएगा जो सदस्य हैं इससे संबंधित, जैसे बाल गंगाधर तिलक हैं, गोपाल गणेश आगरकर हैं, विष्णु शास्त्री चिपड़ूकर हैं, महादेव बल्लाल नाम जोशी हैं। तो ये क्या है? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से संबंधित है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1884 में, ठीक 1 साल पहले राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के। आगे देखिए, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट लिखा हूं मैं कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो रानाडे के शिष्य, रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले हैं। मतलब कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन अगर रानाडे के शिष्य गोखले ने 1905 में किया है लंदन में, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लंदन में है, लिखा वाले नहीं है, मैं बता देता हूँ। आगे भी पढ़ोगे, एक चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा ये। ठीक है, वो अभी बता देता हूँ कहाँ मिलेगा। जो है कांग्रेस कांग्रेस के गठन के पूर्व की संस्थाएं वहां पर। तो ये है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 किसने किया? जी के गोखले ने किया। इसी संस्था के द्वारा क्या है, इसी संस्था के द्वारा आगे चल करके क्या है, वो पढ़ने के लिए जो है स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसमें ऊधम सिंह जा करके पढ़ते हैं और वही ऊधम सिंह ठोकते हैं आगे चल करके। ठीक है, कर्नल ओ डायर को, हाँ, जनरल डायर ने गोली चलवाया तो ओ डायर को मारते हैं ना।
आगे देखिएगा 40 में, नोट में क्या लिखा है, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन के लिए यह माने प्रार्थना समाज क्या है, पृष्ठभूमि का कार्य किया। ठीक, तो हम क्या देख पा रहे हैं, ब्रह्म समाज जो है स्टार्ट हुआ। ब्रह्म समाज के मुख्य रूप से प्रसार प्रसार करने वाले कौन थे, केशवचंद्र सेन, और उनके प्रेरणा से क्या बना, उनकी प्रेरणा से प्रार्थना समाज, और प्रार्थना समाज से प्रेरित होकर के क्या बन रहा है, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन की स्थापना। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो आर्य समाज, क्या पढ़ने जा रहे हैं, आर्य समाज। आर्य समाज में क्या है, आर्य समाज 1875 में डेट रखे, डेट प्लीज रख लीजिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेट इसकी, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की का भी गठन इसी समय है। आंग्ल उसका सर सैयद अहमद खां के द्वारा क्या है, कौन सी संस्था है, उसकी भी स्थापना 1875 में है, और बाकी ये आर्य समाज की स्थापना 1875 में है, ठीक है, इसे रटना है। 1875 में दयानंद सरस्वती ने क्या है, बम्बई में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रटे रहेंगे क्योंकि अभी मैं बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। बम्बई में इन्होंने, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया। बाद में 1877 में, डेट मत याद रखना, मुख्यालय इसका कहाँ चला गया, लाहौर हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाया हूँ, ठीक है। तो बाद में बम्बई में बना और इसका मुख्यालय कहाँ हो गया, लाहौर में। उद्देश्य की बात करें तो इस संस्था का, आर्य समाज का उद्देश्य क्या था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि वैदिक धर्म को पुनः पुनः शुद्ध रूप में क्या करना, स्थापित करना। अब इतना बात अगर आप समझ रहे होंगे, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा माइंडसेट आपका पॉजिटिव बन जाएगा, और वो पेपर में आएगा तो थियरी कर लेंगे। वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना इसका मूल उद्देश्य था आर्य समाज का। भारत को एक सूत्र में बांधना इसका क्या है, एक अन्य उद्देश्य था। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग एक धर्म को मानेंगे, एक विचार को मानेंगे, एक अपनी श्रेष्ठ संस्कृति का विकास करेंगे, तो हमारे अंदर क्या होगा, राष्ट्रवाद आएगा। क्या आएगा, राष्ट्रवाद आएगा, और राष्ट्रवाद आएगा तो क्या होंगे, हम यूनाइट रहेंगे, और यूनाइट रहेंगे तो क्या होगा, एकता और अखंडता का विकास होगा। जैसे जैसे इस समय देखोगे तो आपके क्या है, इस समय आप देखो तो भारत में क्या है ना, भारत में अपनी भारतीय संस्कृति का क्या है, धूम मची है, और बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, जिससे क्या है, भारत में अपने संस्कृति के मतलब लोगों में क्या है, एकता का भाव देखने को मिल रहा है, राष्ट्रवाद का बहुत तेजी से विकास हो रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत में एक सूत्र बांधना आसान होगा, ठीक है, लेकिन किसी चीज का क्या है, एक्सट्रीम होना या बिना तार्किक होना बहुत जहर है। जैसे यही संस्था आर्य आर्य समाज के बारे में जब आप मेंस के दृष्टिकोण से देखोगे, तब मेंस में आता है आलोचना, लिखो आलोचनात्मक, आलोचनात्मक, आलोचनात्मक परीक्षण करिए। तब जब आलोचनात्मक लिखोगे तब इसमें प्री वाला एंगल लिखा ही नहीं हूं मैं, लेकिन तब आप लिखोगे कि किस तरीके से क्या है, आर्य समाज जहां एक तरफ से वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित तो करने का प्रयास किया, लेकिन फिर से जाति धर्म वर्ण व्यवस्था का जो रूढ़िवादी परंपरा थी उसको क्या कर दिया, बढ़ावा दिया, जिसके कारण आगे चल करके क्या है, हिंदू मुस्लिम को बांटना अंग्रेजों के लिए क्या है, अपेक्षाकृत आसान हो गया। उसमें एक कारण इन सब का भी रहा है, ठीक है। तो वही चीज है, जैसे बहुत ज्यादा हिंदुत्व तो बढ़ेगा तो क्या है, अन्य धर्म में सशंकित होंगे अन्य धर्म के लोग, वो चीज है। और वही चीज तब आप आलोचनात्मक परीक्षण लिखोगे तो क्या है, उसकी कुछ निगेटिव पॉइंट लिखते हो मेंस में, आलोचना लिखते हो। और ये इसीलिए समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि आप बेहतर करिएगा, जब कभी आपका प्री निकल जाए तब आप ऐसे में छाप के आइएगा, क्योंकि आपकी सोच दमदार रहेगी। आगे देखिएगा, मैं आपको 360 पढ़ाता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, और मेरा उद्देश्य भी है आपको ऑफिसर बनाना, ठीक है। तो आपकी सोच वैसी होनी चाहिए, और ऐसा मैं मानता भी हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ के बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे। तो प्रमुख नारा इनका क्या था, तो वेदों की ओर लौटो, घोंट के पियो, वेदों की ओर लौटो, इस नारे घोंट के पियो। इनका कार्य देख लिया जाए, माने इनका कार्य क्या है, इस संस्था का कार्य, तो इसने क्या किया, स्त्री पुरुष को क्या है, समानता पर बल दिया, छुआछूत जाति व्यवस्था बाल विवाह का क्या किया, खंडन किया, विधवा पुनर्विवाह को कुछ हद तक, और अंतर जाति विवाह का भी क्या किया, समर्थन किया, और सभी के लिए शिक्षा का हक, हक की वकालत की, जैसे खास करके शूद्र, शूद्र को भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, ऐसा आर्य समाज कहता है, ऐसा आर्य समाज कहता है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर पूरा यूनिक पॉइंट लिखा है, इसे एक एक लाइन रट लो, बहुत अच्छे फॉर्मेट में आपको देता हूँ। जैसे शुद्धि आंदोलन, इसने शुरू किया शुद्धि आंदोलन, इसने माने इस संस्था ने, ठीक है, क्योंकि जब हम दयानंद सरस्वती जी का नाम लेंगे तब इसने जैसा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इसने का मतलब क्या है, इस संस्था ने। तो शुद्धि आंदोलन, ठीक है, किसने शुरू किया, तो इस संस्था ने। हिंदी व स्वदेशी, हिंदी व स्वदेशी का क्या है, इस संस्था ने समर्थन किया, अर्थात दयानंद सरस्वती ने समर्थन किया। और क्या कहा, कहा भारत भारतीयों के लिए है, क्या कहा, भारत भारतीयों के लिए, ये स्टेटमेंट आपको रटा होना चाहिए, भारत भारतीयों के लिए। और इन्होंने एक आंदोलन चलाया, उस आंदोलन को क्या कहा गया, उस आंदोलन को कहा गया गो रक्षा आंदोलन, गो रक्षा आंदोलन। और इसके लिए इन्होंने गो रक्षा समिति की भी स्थापना किया। जैसे आज आप देखोगे तो गोरक्षा आंदोलन जैसा ही कुछ इस समय चल रहा है, देख रहे हैं ना, ठीक है, गाड़ी लगा करके फोर व्हीलर, क्या है, जो लोग तस्करी कर रहे होते हैं गोवंश का, क्या है, उनको पकड़ पकड़ के बल भर धोते हैं और फिर पुलिस के हवाले कर देते हैं। आगे देखिएगा, इस संस्था के द्वारा या सरस्वती जी के द्वारा मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर है पाखंड खंड खंडिनी पताका, पाखंड खंडिनी पताका लहराया गया। और कब लहराया गया, इसकी डेट आपके जहन में होनी ही चाहिए, 1863, इसे घोट के पी लीजिएगा, ठीक है। तो पाखंड खंडिनी पताका लहराया गया किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती या आर्य समाज के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें घर वापसी करने की बात की गई, नहीं घर वापसी, ठीक है। इसमें क्या है, पाखंड खंडिनी पताका में क्या कहा गया कि जुवाह आडंबर और झूठे धर्म, जो लोग अपना, जैसे ईसाई धर्म या अन्य धर्म के लोग, जैसे मुस्लिम धर्म में भी कुछ लोग क्या है, जैसे धर्म परिवर्तन को कुछ हैं तथाकथित, कुछ घटिया जो है मुस्लिम, जो है मतलब मुस्लिम क्या, जो जो व्यक्ति हैं वो घटिया हैं, तो उनको धर्म नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं घटिया हर क्षेत्र में, ठीक है, हर जाति धर्म संप्रदाय में। तो क्या है, वो क्या कर रहे हैं, देख नहीं रहे कि वो मतलब जो है धर्म परिवर्तन को फोर्स कर रहे हैं। तो इस तरीके क्या है, तो इसने कहा कि पाखंड खंडिनी पताका में क्या कहा गया, ठीक है, वह आडंबरों और झूठे धर्मों का क्या किया, खंडन किया, ठीक है, क्या किया, खंडन किया। देखो, किसी जाति धर्म संप्रदाय से तो एक टीचर को कोई लेना देना, अब मेरा कोई उसका मतलब भी नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या है, लेकिन हर, मैंने बोल रहा हूँ कि हर में तो आप देखते हैं ये चीज, न्यूज में देखते हैं, मतलब जो बातें देखी जा रही है, यदि उसको नहीं आप मतलब उसको बोलने में कोई दिक्कत है तो बेकार है फिर, समझ गए कि नहीं, ठीक है। तो जो गलत है वो सब गलत है। आगे देखिएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, विचार, विचार की बात करें तो सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश प्रसिद्ध पुस्तक इनकी थी, किसकी, सत्यार्थ प्रकाश। मैंने कैसे याद किया, जो आज तक मुझे याद है, बता देता हूँ, शायद आपके काम आ जाए। जैसे दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, जब सरस्वती सरस्वती की बात आती है तो कहते नहीं कि शाम को देखो, बुरा मत बोलो यार प्लीज, ठीक है, शाम को मुंह पकड़ लेते हैं कुछ लोग, कहते हैं ए बुरा मत बोलो यार, शाम के वक्त जो है, या फिर बुरा बोलते वक्त कुछ लोग मुंह दबा देते, "ए यार मत बोलो", क्योंकि माँ सरस्वती का क्या है, किसी भी समय जीवा पर वास हो सकता है उस समय, ठीक है, ठीक है। तो उस समय क्या है, उस समय जो बोलोगे तो सत्य हो जाएगा, ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी मान्यता है, ऐसी मान्यता जैसी भी है, लेकिन नैतिकता के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है, क्योंकि आप बुरा क्यों बोलोगे। तो इस तरीके से क्या है, सत्यार्थ प्रकाश, तो सत्य का जो है प्रकाश माँ सरस्वती से ही संबंधित है, तो दयानंद सरस्वती, ऐसे मैंने याद किया है, तो याद है आज तक, चाहे जब पूछो मैं बता सकता हूँ। अगला देखिए, यूनिक पॉइंट में क्या है, देखो यूनिक पॉइंट जब भी लिखा होता है तो उसका मतलब, अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ना भी लिखूं कभी, तो भी यूनिक पॉइंट अगर लिखा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है, उसको दिमाग मत लगाना, वो यूनिक पॉइंट है। आगे देखिएगा, सरस्वती जी ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने कहा था कि बुरे से, देखो बड़े लिख दिया हूँ, तो एक 1828 वहाँ होना चाहिए, 1928 की जगह पे, अब एक यहाँ क्या है, बुरे होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर बड़े लिख दिया हूँ, ओके। आज बहुत लिखना पड़ा यार, 4 घंटे इस नोट्स को बनाना पड़ा है, 12 पेज बनाया भाई, ठीक है, बहुत कठिन होता है। और जो है आप पूरा पढ़ने के बाद जब अंतिम में जाते हैं तो एक कमेंट छोड़ो, ये क्लिक नहीं करते कि अच्छा है या बुरा है, लाइक या डिसलाइक तक नहीं कर पाते हैं। 4 घंटे केवल लिखता हूँ इस तरीके की जैसे प्रिंट है, इतनी मेहनत करते हैं यार। बहरहाल ठीक है, वो मेहनत क्या है, मेहनत यदि आप करते हैं तो आप नहीं, कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, कोई तो वैल्यू समझेगा,
ठीक है, ग्रोथ तो होगी ही होगी। आगे देखिए कि यहाँ इन्होंने कहा था मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बुरे से बुरा देसी राज अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। ये स्वदेशी की बात इन्होंने कही थी, स्वराज की बात कही थी। सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक थी। गोरक्षिणी सभा इन्होंने बनाई थी। पाखंड खंडनी पताका इन्होंने फहराया था। इनके अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट में सहयोगी कुछ लोग देखें तो सहयोगी में देख लीजिएगा 1866 में, 1866 में लाला हंस राज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लाला हंस राज ने दयानंद, ठीक है, दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना लाहौर में की। कब की? 1866 में। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, एंग्लो वैदिक स्कूल कहाँ पर शुरू किया? तो लाहौर में। किसने शुरू किया? हंसराज ने। और 1902 में स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद जो अपेक्षाकृत परंपरागत वाली रूढ़िवादी विचार वाला के विचारवादी थे, जो अंग्रेजी को शामिल नहीं करना चाहते थे, पाश्चात्य शिक्षा को उसमें शामिल बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। उन्होंने 1902 में, स्वामी श्रद्धानंद थे, उन्होंने 1902 में उत्तराखंड के कांगड़ा में, हरिद्वार के कांगड़ा में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और जो हंसराज थे, लाला हंसराज, वो पाश्चात्य शिक्षा को भी शामिल करना चाहते थे, वैदिक शिक्षा के साथ जोड़ना चाहते थे। तो उन्होंने क्या है, एंग्लो, देखो लिखा है ना, दयानंद एंग्लो वैदिक माने आंग्ल माने अंग्रेज और वैदिक, तो आंग्ल वैदिक, ठीक है, इस तरीके ये दोनों ही पेपर में आते हैं, रटे रहिएगा, ठीक है। स्टेटमेंट में दे तो उल्टा लिख दे अगर कि स्वामी श्रद्धानंद ने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की और लाला हंसराज ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, तो क्या हो जाएगी? स्टेटमेंट उल्टा लिखा है, ठीक है। अच्छे पढ़ने वाले वो चाहे जैसे कहो कर देंगे। आगे देखिएगा, अब हम लोग किसकी बात करेंगे? आर्य समाज पढ़ लिए तो अब पढ़ते हैं रामकृष्ण मिशन। स्थापना देख लो किसने किया, कब किया? तो स्थापना जो है, जब ये 1893 में, 1893 में स्वामी विवेकानंद जाते हैं शिकागो में धर्म सम्मेलन में, भारत की तरफ से जब स्पीच देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद, जब उसके बाद आते हैं, तब इन्होंने 1896 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा कलकत्ता में अपने गुरु रामकृष्ण, अपने गुरु रामकृष्ण के विचारों को शाश्वत बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उनके उद्देश्यों पर चलने के लिए, अपने अपने को चलाने के लिए उन्होंने क्या किया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1896 में कलकत्ता में, ठीक है। शिक्षा क्या थी इसकी? उपनिषद के आधार पर थी, माने तर्क आधारित। तो आपने सुना ही होगा कि स्वामी विवेकानंद का विचार कैसा है? बिल्कुल तार्किक है, बिल्कुल तार्किक है, ठीक है। और इन्होंने अपने गुरु की बातों को, मतलब मानवीय मूल्यों को क्या किया? प्रेफ़रेंस दिया है। यह शिक्षा रही है। अब हमने क्या किया? इतना ही किताब में लिखा है, लेकिन हमें क्या है, इनसे रिलेटेड जो सवाल आते हैं, उनको हमने क्या किया है, सर्च करके बहुत अच्छे से कंटेंट लिख दिया है, ताकि आप बेहतर से बेहतर अपनी नॉलेज को लिख कर सकें। जैसे इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को, 1863 में क्या है, कोलकाता में हुआ था। 30 साल बाद ये 1893 में, 30 साल बाद इन्होंने 1893 में कहाँ गए थे? शिकागो। कहाँ गए थे? शिकागो, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। 12 जनवरी को क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, आप जानते हैं, ठीक है। हालांकि जो है विश्व या अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। आगे देखिएगा, बचपन का नाम, भैया मेंस देने वाले हैं, गलत बोल दूं तो बता देना, आप झटके में जो भी है, मतलब बोल देता हूँ, आप बताना अगर गलत हो जाए तो। बचपन का नाम आप लाइक नहीं कर पाते तो बताएं, कमेंट कैसे करेंगे यार दोस्त। बचपन का नाम क्या है? नरेंद्र दत्त, नरेंद्रनाथ दत्त। बचपन का नाम क्या था इनका? नरेंद्रनाथ दत्त, ठीक है। और इन्हें इन्हें स्वामी विवेकानंद किसने कहा? तो खेतड़ी के महाराजा ने कहा, ठीक है। 1893 में कहाँ गए? धर्म सम्मेलन में जो है भाग लेने शिकागो गए। मूल विचार इनका क्या है? तो अपने गुरु के मूल विचारों को ही आगे बढ़ाते हैं, अर्थात उनके गुरु कहते हैं मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, तो वही ये भी कहते हैं कि मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है, यही इनका मूल विचार है। आध्यात्मिक इनके गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस थे, ठीक है, जो काली माता के की पूजा करते थे। और मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 1902 में बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में हुआ था। आगे देखिएगा, प्रमुख पुस्तकें,
प्रमुख पुस्तकें क्या थी इनकी, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है तो बहुत, लेकिन जो बहुत ज़्यादा पेपर में आती है वो है जैसे ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग। ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग। ज्ञान योग जो है मरणोपरांत प्रकाशित हुई और इनकी एक क्या है, वेदांत वॉइस ऑफ फ्रीडम। वेदांत वॉइस ऑफ फ्रीडम। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चौथी ये है वेदांत फिलॉसफी। क्या है? वेदांत फिलॉसफी। और देखो यूनिक पॉइंट, जब यूनिक पॉइंट लिखा है तो आपको रटना ही रटना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा यूनिक पॉइंट में क्या है। पहला देखो, आध्यात्म एवं भौतिकता के मध्य इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने जोर दिया था। ठीक है, तो और जोर देते हुए इन्होंने क्या है, इन्होंने यही कहा था, ठीक है, कि यदि यदि जो है पश्चिमी, मतलब यदि पश्चिमी देश की तकनीकी और भारत की संस्कृति को एक साथ मिला दिया जाए या साथ मिलकर के काम करे तो पूरे संसार का क्या हो सकता है, कल्याण हो सकता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक और भौतिकता को संतुलित विचार रखते थे। प्राचीन सभ्यता पर गर्व करें, ऐसा ये सब स्टेटमेंट है इनके। प्राचीन सभ्यता पर गर्व करें और अपनी संस्कृति को मानव जाति के कल्याण में समर्पित करें, क्योंकि मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, इनका मानना था। आगे देखिएगा इनका स्टेटमेंट है। और ये सब क्यों स्टेटमेंट पढ़ा रहा हूँ, आप पूछोगे स्टेटमेंट क्यों पढ़ा रहे हो भैया, तो स्टेटमेंट जो है प्री में आते तो है ही हैं, प्री में आते ही आते हैं, लेकिन इनका यूज आप कहाँ करते हो, अगर आर ओ दोगे तो मेंस में करोगे। और यही स्टेटमेंट आर ओ का जब गद्यांश की जो व्याख्या करते हो ना अंडरलाइन भाग का, तो उसकी व्याख्या करने के बाद नीचे नीचे अच्छे मार्क्स लाना है, टॉपर बनना होता है, तब हम लोग क्या लिखते हैं इसमें, तब हम लोग इसके नीचे थोड़ी सी टिप्पणी लिखते हैं। हम पीसीएस में, ठीक है, आर ओ में लिखते हैं, हम लोग हमारे सारे दोस्त लिखते हैं। ठीक है, तो टिप्पणी लिखते हैं, यही कहावतें, कहानियाँ या फिर जो है कोट, यही लिखते हैं उस लाइन के संदर्भ में जिसकी व्याख्या करनी है, तब जाकर के मार्क्स चढ़ के आते हैं। ठीक है, तो आपको यही सिखा रहा हूँ कि आप अलग से आप ये मत रोना कि अरे सर ऐसे अब कैसे लिखेंगे। अरे जिसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या फिर करंट अफेयर्स अच्छी है, तो उसी को मिलाकर के तो लिखना है, क्योंकि उसको कोड पता है, उसको विचार पता है, थॉट्स पता है, समाज पता है, तो अच्छा तो ठोक के आएगा ही। इनके ये विचार हैं कि जब तक करोड़ों लोग, अब आप यही सब चिपकाते हो वहाँ ऐसे में, जब तक करोड़ों लोग भूखे और अज्ञानी हैं, तब तक मैं उन सब प्रत्येक व्यक्तियों को देशद्रोही मानता हूँ जो उन्हीं के खर्चे पर शिक्षा ग्रहण करते हैं, किंतु उनकी परवाह बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे आप जब भी नौकरी मिल जाए, ठीक है, अब ये मत कहना कि मैं अपने बाप की कमाई से बना हूँ। ठीक है, आपके बाप की कमाई में भी क्या है, उन ऐसे गरीब लोगों की कमाई निहित है। ठीक है, तो कुछ न कुछ आप ऐसे कार्य जरूर करिएगा। ऐसे मतलब स्वामी विवेकानंद के विचारों को आप जीते हो, उनके विचारों को कुछ तो मतलब अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए। मैं देखो, मैं तो अभी कर रहा हूँ ना, देख रहे हैं कि नहीं। ठीक है, मैं अगर आपको फ्री ऑफ कास्ट अभी पीडीएफ दे रहा हूँ, इतना मेहनत करके लिख के दे रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ ना भाई, मैं तो पढ़ा हूँ। ठीक है, तो मैं तो अपना योगदान दे रहा हूँ, अभी आगे भी दूंगा, संस्था ग्रोथ करेगी तब भी दूंगा, मैं जो सोचा हूँ उसमें मैं वही करूंगा। तो इस तरीके से क्या है, हम भी वही करेंगे। ठीक है, तो इन्हें मतलब सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें क्या है, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, वैसे यूनिक पॉइंट में लिखा है तो आप घोट के पी लो। पूछेगा कि आध्यात्मिक पिता किसे कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद। किसने कहा था, बताइए जल्दी भाई। ठीक है, मत बताइए। आगे देखिएगा थियोसोफिकल सोसाइटी, अभी मैंने बताया था थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना क्या है, 1875 में हुई थी, जब आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में, डेट याद रखना है, घोट के पीना है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आता है या मिसमैच में आता है या स्टेटमेंट में आता है, रटना है तो रटना है। स्थापना कहें तो 1875 में कहाँ हुई थी, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में कोई भारतीय तो करेगा नहीं, तो न्यूयॉर्क में हो रही तो कौन करेगा, मैडम ब्लावत्स्की व कर्नल अलकाट, इन्होंने किया। और इसी संस्था से लंदन में 1889 में कौन जुड़ती हैं, एनी बेसेंट जुड़ती हैं। और ये 1893 में क्या है, भारत आती हैं। और ये वही दौर है, हम कैसे याद किए हैं वो एक साथ लिख दिए हैं कि 1893 में जब क्या है,
जब एनी बेसेंट भारत आती हैं, भारत में राष्ट्रवाद की विचारधारा को बढ़ाती हैं या राष्ट्रीय चेतना का विस्तार करती हैं, ठीक है, अपना पूरा जीवन यहाँ देती हैं, ठीक है, तो उस समय 2 पर्सनालिटी देश के बाहर भी कुछ समय के लिए गए थे। जैसे एक गांधी जी गए थे अफ्रीका में केस लड़ने के लिए, और एक स्वामी विवेकानंद गए थे शिकागो में, क्या है, धर्म संसद में भाग लेने। तो ऐसे हम याद कर लेंगे तीनों एक साथ। तो बताने का केवल मेन उद्देश्य मेरा यही है, जैसा आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में योगदान, किसका योगदान, जल्दी बताइए किसका योगदान, बोलिए, एनी बेसेंट का। किसका, एनी बेसेंट का है ये। तो एनी बेसेंट ने क्या है, राष्ट्रीय चेतना का विकास किया, और 1898 में इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की क्या कर दिया था, स्थापना किया, और यही आगे चल करके संस्था को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, देखो यहाँ पर, हाँ विश्वविद्यालय लिखा था, बनारस, बनारस विश्वविद्यालय लिख दिया हूँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, क्या है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, या विश्वविद्यालय में क्या है, परिवर्तित कर दिया गया। अरे यार पैर में वो क्या कहते हैं, झुंझुनी पकड़ ली है। 19 1990 19 1916 में, ठीक है, 1960 में जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। 1898 में बनाए गए सेंट्रल कॉलेज की एनी बेसेंट के द्वारा। और ये सवाल देखो पूछा था, कहाँ पे पूछा था, देखो जरा एक नज़र, क्या लिखा है ये देखो, 27 जुलाई 2025 को जो आर ओ प्री का एग्जाम हुआ है उसमें ये सवाल पूछा था, ठीक है। और आपको मैं करा भी चुका हूँ ना मॉडर्न हिस्ट्री में, कि यूपी स्पेशल में कराते, यूपी स्पेशल के जो लेक्चर अभी अभी कराया हूँ, 8वां या 9वां चैप्टर, उसमें मैंने आपको कराया था ये वाला, अपना ही पेपर का कट लगाया था उसमें, ठीक है। तब मैंने आपको दिखाया था कि मैंने पहले क्या है, मैंने राजा राममोहन लाल लगा दिया था, फिर मुझे लग रहा था ठीक नहीं, ये सही नहीं है, तब इनको काट करके मैं क्या है, एनी बेसेंट लगाया हूँ, एनी बेसेंट लगाया जो सही था, ठीक है। तो ये आपको करा चुका हूँ। तो देखो ऐसे सवाल आते हैं यार, बहुत सवाल। देखो ये काफ़ी लेंदी हो जाता है इसीलिए जो है लेक्चर, क्योंकि इतना लिख के कराना होता है, इसीलिए मैं इसके साथ पीवाईक्यू नहीं लगाता हूँ, नहीं तो आप फिर पढ़ नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आगे देखिएगा, आयरलैंड, आयरलैंड का जो होम रूल आंदोलन था, उस अवधारणा को क्या है, होम रूल लीग आंदोलन के रूप में क्या है, भारत में भी एनी बेसेंट ने चलाया था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों लोगों ने क्या है, दोनों लोगों ने क्या किया था, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। एक लोगों ने कब किया था, अप्रैल में, एक लोगों ने सितंबर में। अप्रैल में कौन किया था, बोलिए जल्दी से, अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक ने किया था, और सितंबर में एनी बेसेंट ने किया था। तो 1900 आगे हम लोग पढ़ेंगे बहरहाल। 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, ठीक है। और पहली भारतीय महिला कौन थी, तो सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में। यंग बंगाल आंदोलन की बात कर लें तो बंगाल आंदोलन किसके प्रवर्तक कौन है, तो लुई विवियन डेरेजियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रकृति इसका कैसे थे, मतलब इस संस्था का नेचर कैसा था, तो रेडिकल समूह था, बहुत उग्रवादी विचारधारा के मानने। किससे प्रेरित थे विवियन डेरेजियो, तो फ्रांस की क्रांति से, इसीलिए समानता की बात करते हैं। आगे देखिएगा, समाज सुधार, समाज सुधार माने इस संस्था ने समाज सुधार में क्या किया, जैसे एकेडमिक एसोसिएशन का स्थापना किया, सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना इन्होंने किया, किसने, विवियन डेरेजियो ने। यही सब संस्था के बारे में पूछेगा किसने किया है, तो ठीक है, यह संस्था किसने स्थापित किया, तो हेनरी विवियन डेरेजियो ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सत्य के लिए जीने मरने की बात कही, किसने, विवियन डेरेजियो ने। प्रेस की स्वतंत्रता की इन्होंने क्या की थी, वकालत की थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मुस्लिम धर्म सुधार। अब हिंदू धर्म सुधार में हो गए, मुस्लिम धर्म देख लेंगे, पारसी देख लेंगे और सिख देख लेंगे। मुस्लिम धर्म सुधार में देखो क्या हुआ है, तो अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन का प्रारंभ सर सैयद अहमद खान ने किया था। इसका उद्देश्य क्या था,
तो धार्मिक तथा सामाजिक सुधार करना, मुस्लिम में क्या है, धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार, अर्थात जो कुछ बुराइयां हैं उनको दूर करना। जैसे जैसे कुछ सामाजिक बुराइयां, जैसे जैसे पीरी मुरीदी, जैसे पीरी मुरीदी प्रथा और दास प्रथा का प्रचलन था, तो उसका उन्मूलन करना चाहते थे। और इन्होंने क्या है, आधुनिक एवं उदार संस्कृत को क्या किया, प्रोत्साहित किया। अर्थात ये बंदे ऐसे थे जो अंग्रेजी शिक्षा को क्या है, अंग्रेजी शिक्षा को तब सोचो क्या हो गया, अंग्रेजी शिक्षा के इन्होंने तब जाकर के जो है मुस्लिमों को क्या है, अंग्रेजी शिक्षा के लिए प्रेरित किया था। लेकिन आज देखो, आज भी स्थिति बहुत अच्छा बदलाव नहीं हुआ, इसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। आज भी क्या है, मदरसे की मात्र पढ़ाई क्या है, पुरानी परंपरागत या रूढ़िवादी मतलब पैटर्न पर होने की वजह से उनका बहुत ज़्यादा सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, कितने मौलवी या मुल्ला या ये सब बनेंगे बेचारे, ठीक है, मतलब धार्मिक जो भी उनके पद होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कितने लोगों को उसमें नौकरी मिलेंगी, वो बन जाएंगे जो भी उनके पद होते हैं धार्मिक शिक्षा लेने के बाद। तो ये चीज़ है, सोचो तब उनके विचार कितने क्या थे, आधुनिक थे। ठीक है, हालांकि उनका जो है बहुत विरोध भी होता है आगे चल करके मुस्लिम संगठनों के द्वारा ही। आगे देखिएगा, उन्होंने 1864 में, 1864 ये डेट रट लेना, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार भी लगा है, रट लो भाई 1864। ठीक है, 1864 में इन्होंने क्या है, इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, और इसमें क्या है, मुस्लिमों को क्या है, अत्याधुनिक माने पाश्चात्य जो है शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करने का प्रयास किया। जैसे अंग्रेजी पुस्तकों के हिंदी और उर्दू में अनुवाद करने का भी प्रयास किया इन्होंने। जो है कुरान को बहुत तार्किक वे में जो है इंग्लिश में कन्वर्ट भी करने का प्रयास किया, ताकि मुस्लिमों में क्या हो, मतलब थोड़ी आधुनिकता आ जाए। ठीक है, तो आधुनिकता जब आती है तो उनका शोषण रुक जाता है, लोग उनको मतलब बहला फुसला नहीं पाते हैं। चाहे आज किसी भी धर्म में हो, जो थोड़े तार्किक होते हैं उनको बहलाना फुसलाना बहुत कठिन होता है। तो ये चीज़ आज भी आप समझते होंगे, इसीलिए क्या है, बहुत सहजता से उन्हें क्या किया जा सकता है, ब्रेन वॉश किया जा सकता है जो अशिक्षित होते हैं। 1875 में देखा जाए तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था, जो आगे चल करके 1920 में क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया 1875, यही मैं कह रहा था, सर सैयद अहमद खान के द्वारा एक संस्था की स्थापना की गई 1875 में, वो मुझे याद नहीं आ रहा था। तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किया था 1875 में, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बदल जाता है। ठीक है, और 1921 में क्या है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। ठीक, 1875 में तीन चीजें हो गई, दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई मैडम ब्लावस्की और कर्नल अलकाट के द्वारा। ठीक है, और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल की स्थापना की गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, बोलिए, हेनरी विवियन डेरोजियो किए थे कि अलकाट और फलाना डेमका? ठीक है, तो देखिएगा 1875 ये हो गया, ये भी हो गया। आगे देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट एक पॉइंट लिखा है 1888 में। 1888 में बनारस के राजा शिव प्रसाद, इनका भैया नाम रट लेना, बहुत बार आते हैं, न जाने इतनी मोहब्बत क्यों है आयोग को इनसे। ठीक है, 1888 में बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के सहयोग से क्या है, सर सैयद अहमद खान ने क्या है, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की क्या किया, स्थापना की 1888 में। ये मुख्य रूप से किसकी विरोधी थी, ये संस्था किस संस्था की विरोधी थी? ये जो है कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। उसी का विरोधी संस्था है, उसी के विरोध के लिए संस्था बनाई गई थी। ठीक है, तो आप एकदम बहुत अच्छे से पढ़े रहो। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इन्होंने 1864 में की। 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन सितारे हिंद के सहयोग से किया। ठीक है, अन्य बात करें सर सैयद अहमद के बारे में या इस संस्था के बारे में, तो इन्होंने क्या है, कुछ पत्रिकाएं निकाली, पुस्तिका नहीं है, पत्रिका, जैसे तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता। ठीक, और क्या है, हिंदू मुसलमान को भारत की दो आंखें कहा इन्होंने, ये स्टेटमेंट पूछा गया है। ठीक है, लेकिन हालांकि जो है ये आगे चल करके बड़े मतलब हिंदू मुस्लिम के प्रति क्या हो जाते हैं, बड़े धूर्त हो जाते हैं। माने हिंदू मुस्लिम में क्या है,
अगर अंग्रेज फूड भी डाल रहे हैं तो ये अच्छा मान रहे हैं उसको, क्योंकि नफरत करते हैं। ये क्या करते हैं, हिंदू से आगे चल करके क्या करते हैं, नफरत करते हैं। शुरू में कहते हैं 2 आँखें हैं, लेकिन बाद में क्या है, 1 आँख अपनी फोड़ लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अहमदिया आंदोलन। क्या है, अहमदिया आंदोलन। इनकी डेट रटे रहना बहुत ज़्यादा पेपर में आती हैं। ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग बहुत आते हैं ये सब। अहमदिया आंदोलन, ये चैप्टर पूरा डेट से रटे रहेगा। ऐसे ही प्रमुख जो जो आंदोलन थे हम लोगों ने पढ़ा था, जो खोंड विद्रोह, ये सब आड़ा बड़ा, उसमें भी बहुत डेट आती है। अहमदिया आंदोलन 1889 में हुआ था। प्रारंभ अगर पूछा जाए तो मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। कादियानी आंदोलन भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रारंभ कादियानी नामक जिले में पंजाब में होती है, इसलिए कादियानी आंदोलन भी कहते हैं। इसकी प्रकृति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका नेचर कैसा था, इसका नेचर जो है उदार था। इसका नेचर कैसा, उदार था। अर्थात उदार होने का मतलब क्या है, ये जिहाद का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। क्या किया था, जिहाद का विरोध किया था। ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, नोट लिखा है तो यहाँ पर क्या है, मिर्जा गुलाम अहमद जो स्वयं को क्या है, स्वयं को मोहम्मद साहब का क्या है, एक और पैगंबर और खुद को कृष्ण का अवतार मानते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माने बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 मोस्ट। ठीक है। ठीक है, इसीलिए क्या है, इसीलिए तो इनको जो है फतवा भी जारी किया जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से तो जिहाद का विरोध किया था इन्होंने। आज देखते हैं ना, कुछ लोग हैं इतने घटिया जो आज क्या है, अपने ही देश में रह करके, बताओ, अपने ही देश की मिट्टी में पैदा हुए, इसी मिट्टी का अनाज खा रहे हैं, इसी मिट्टी में सारी क्रियाएं कर रहे हैं, फिर भी इनकी मति इतनी मारी जाती है, इतनी इतने दोगले प्रवृत्ति के हो जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, जिहाद की बात भी सोचना भला कैसे, जिस मतलब माँ से जन्म हुआ हो उसी माँ के खिलाफ जाना। ठीक है, कितनी महादोगले आदमी। ठीक है, ऐसे आदमी हैं। बहावी आंदोलन 1830 से 60 डेट रख लेना, तो बहावी मैं 30 दूनी 60 कहता हूँ। बहावी माने 30 दूनी 60 बोलता हूँ तो याद हो जाता है, 30 दूनी माने 60, 30 से 60। इसका देखो, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम को पुनर्स्थापित करना, माने हदीस की शिक्षा को लागू करना, माने इस्लामिक विचारधारा को लागू करना, माने इस्लाम के आधार पर चलाना। ठीक है। जैसे आज कुछ लोग क्या है, आज कुछ लोगों को आप सुनते देखे, कहते बोलते सुनते आप देख सकते हैं, क्या है, वो कहते हैं कि इस्लामिक शरिया के अनुसार होना चाहिए, न कि हम भारत का संविधान मानते हैं। ठीक है, तो माने सोचने वाली बात। तो ये मुख्य उद्देश्य इनका भी क्या है, बहावी आंदोलन का। आगे देखिए, भारत में लोकप्रिय बनाना। भारत में लोकप्रिय किसने बनाया, तो सर सैयद अहमद राय बरेलवी ने बनाया। मोस्ट इंपोर्टेंट है इनका नाम, सर सैयद अहमद बरेलवी ने। प्रभावित किससे थे, तो अब्दुल बहाब से थे, जो अरब के थे, इसीलिए बहावी आंदोलन कहते हैं। संत शाह वली उल्लाह किससे संबंधित है, तो बहावी आंदोलन से। यह पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन बहावी आंदोलन संबंधित नहीं है, तो मतलब सैयद अहमद राय बरेलवी भी हैं, अब्दुल वहाब भी हैं, संत शाह वली उल्लाह भी हैं। ठीक है, और जो अगला नाम होगा वो नहीं होगा। दार उल हर्ब। ठीक है, दारुल हर्ब माने काफिरों का देश से दारुल इस्लाम में बदलना चाहते थे। सोचो पहले, माने जिस मिट्टी में पैदा हो रहे हैं, जिस मिट्टी का खा रहे हैं, उसी मिट्टी को क्या कर रहे हैं, उसी मिट्टी को ये लोग इतने दोगली बात कर रहे हैं, इतना दोगलापन। ठीक है, कि ये बंदे इस विचार को मानने वाले क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ये काफिरों का देश है। क्या है ये, काफिरों का देश है, और इनको इनको हटा दो, इनको मार दो, इनको समाप्त करके क्या है, दारुल इस्लाम बना दो इस देश को। वाह वाह। ठीक है, प्रकृति इतनी अंधी नहीं है, ठीक है, कि जो तुम्हें जन्म दिया है वो तुम्हें मिटा नहीं सकती, ऐसी उसके पास शक्ति नहीं है, ऐसा तुम्हें सोचना चाहिए कि है उसके पास। ऐसी सोच को ही भी क्या है, दफना सकती है। तो अब बाद में देखिए क्या है, पटना। पटना इसका बहावी आंदोलन का क्या है, बहावी आंदोलन का केंद्र बिंदु बना। ठीक है, तो बहावी आंदोलन अब्दुल बहाब और वलीउल्लाह और अहमद राय बरेलवी 3 व्यक्ति संबंधित थे। 1889 में शुरू हुआ। देवबंद आंदोलन सबसे खतरनाक जो है ये आंदोलन, और आज भी आप देखोगे तो बहुत फतवा जारी करता रहता है। ये बहुत फतवा जारी करता है। भारत में अगर कहा जाए तो सबसे क्या है, सबसे ज़्यादा कट्टर, अगर अगर कहा जाए तो कट्टर में यही संस्था है। अभी भी इस समय देखेंगे, अक्सर आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ
घटनाएँ भी आपको देखने को मिलती रहती हैं, ठीक है? अभी एक लड़की, एक गर्ल्स जो है रामपुर की हैं, ठीक है? अभी आजकल न्यूज़ में आप देख लेंगे, ठीक है? वो एक बच्ची माने एक जो है लड़की जो शादीशुदा नहीं थी, उसको मतलब 24 घंटे में 14 लोगों से रेप करवाया करवाया मतलब रेप किया गया, ठीक है? अब मतलब क्या नहीं उसके साथ किया गया, उसका इंटरव्यू देखिए कि बहुत अच्छा जो है सुदर्शन पे उन्होंने अपनी आप बीती बताई, मतलब भारत में ही रह कर के मतलब ऐसी बहन-बेटियाँ हमारी किस तरीके की ज़िल्लत जी रही हैं, मतलब सोचने वाली बात है यार, ठीक है? तो ये कट्टरपंथ ठीक नहीं है किसी भी राष्ट्र के लिए। समझ गए? अब वो उसकी कहानी सुनेंगे तो आपको मतलब लगेगा कि यार हमारी बहन जो है इस तरीके के कैसे वो भला जीवन जीने के लिए मजबूर हुई। तो स्थापना की बात करें तो 1866 में रट लो भैया इसकी डेट रट लो, ठीक है? मोहम्मद कासिम ननौती, ठीक है? और राशिद अहमद गंगोही। मैंने याद किया है गंगोही पनौती, ठीक है? मैंने क्या याद किया है गंगोही पनौती। तो ऑप्शन में रहेगा ननौतवी और गंगोही तो आप कर लेंगे। तो देवबंद आंदोलन की स्थापना 1866 में, ठीक है? जो है कौन किया है? तो गंगोही पनौती या पनौती गंगोही ने किया है। देवबंद कहाँ पर है? तो देवबंद में किया गया। देवबंद कहाँ पर है? सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। और आप न्यूज़ देखते रहते होंगे तो हमेशा चर्चा में रहता है। उद्देश्य की बात कर लें तो उद्देश्य क्या है? ये कट्टर है तो ये क्या कहेगा? कहेगी इस्लाम के आधार पर देश बनना चाहिए। तो ये कहता है कि हदीस हदीस की शुद्ध शिक्षा को क्या किया जाए? लागू किया जाए। अंग्रेजी शिक्षा को क्या है? विरोध किया जाए। विरोधियों के प्रति इन्होंने क्या किया? विरोधियों के प्रति क्या है? जिहाद को अपनाया। क्या किया? जिहाद अपनाया। काफिर समझ के उनको ठोकने की बात कही। लेकिन आज क्या है? किंतु आज वर्तमान में देखो तो आपको, ठीक है, कुछ ऐसी एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा रखने वाले क्या है भारत में ही रह के भारत में जिहाद की परिकल्पना कर रहे हैं, ठीक है? ये नहीं जानते कि हमारे देश में क्या है, सैन्य मतलब सेना के जवान भी कोई ऐसी चीज है जो क्या है, ऐसी सोच रखने वाले को क्या है, कहाँ ठोकती है ये तो राम या रहमान जाने, ठीक है? आगे देखिएगा तो इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 के 1888 के विरुद्ध क्या है फतवा जारी किया था इस संस्था ने। किसने? ठीक है, देवबंद ने। और इस इंडियन इंडियन या हिंदुस्तान पैट्रियाटिक एसोसिएशन या इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन 1888 में किसने बनाया था? मैंने कहा था ना सर सैयद अहमद खान ने सितारे हिंद के सहयोग से बनाया था। और वो उदारवादी विचारधारा को मानने वाले थे। वो मुस्लिमों को आंग्ल शिक्षा देने की वकालत करते थे, तो उनसे ये लोग नफरत करते थे। और देव देवबंद ने क्या किया था? उनके अगेंस्ट, इस संस्था के अगेंस्ट क्या कर दिया था? फतवा जारी कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कुछ दलित सुधार की। हिंदू मुस्लिम हो गया, अब दलित देख लेते हैं। दलित सुधार में देखें तो सत्य शोधक समाज का अग्रणी रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट रट लेना, घोट के पी लेना 1873 में। क्या है? 1873 में। स्थापना की बात करें तो महाराष्ट्र में हुआ। ज्योतिराव गोविंद फूले के द्वारा इसकी स्थापना की गई। यह यह संस्था जाति प्रथा का पूर्ण उन्मूलन करना चाहती थी और समानता को क्या है, सामाजिक आर्थिक धार्मिक समानता को का समर्थन करती थी। अगर कार्य की बात करें, इस संस्था की बात करें या उन व्यक्ति की बात करें तो इस संस्था ने क्या किया? अस्पृश्य वर्गों के लिए स्कूल बनाया। मतलब ज्योतिबा राव फूले ने क्या किया? अस्पृश्य, छुआछूत से पीड़ित जो अस्पृश्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए क्या बनवाया? स्कूल बनवाया। और इन्होंने क्या किया? विद्यालय बनवाया। सोचो, कन्या विद्यालय बनवाया। और इन्होंने कुछ पुस्तकें निकाली जिसमें गुलामगिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसी सत्य छत्रपति शिवाजी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसने निकाली? ज्योतिबा फूले ने। और आगे देखिए, भारत का प्रथम कन्या विश्वविद्यालय इन्होंने ही खोला था। कब खोला था? 1848 में। डेट सहित याद रखिएगा। अब फूले व उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने इस संस्था को खोलने में एक साथ खोले थे, कन्या विद्यालय 1848। ठीक है, ये है अर्धांगिनी, इसे कहते हैं अर्धांगिनी। क्या है ये? अर्धांगिनी माने, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा राज्यसभा में वो इंफोसिस की कौन है, सुधा मूर्ति जी, ठीक है,
श्रीमती सुधा मूर्ति जी को देखो, उनकी बातें सुनो ना तो मतलब लगता है कि ठीक है, एक अर्धांगिनी माने एक जो है पत्नी जब अर्धांगिनी के स्वरूप में हो तो मतलब वो क्या ही कर सकती है। ठीक है, तो ये है सावित्री बाई फुले। तो अर्धांगिनी मतलब आपके हर पल में क्या है, एक भाई की तरह, एक बाप की तरह कंधा लगा करके चलती हैं। ठीक है, अब ये मत कहना है ड्रम वाली बात। 1855 में 1855 में संध्या संध्या विद्यालय की भी स्थापना इन्होंने किया है। आगे देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टिक करके लिखा है, ज्योतिबा राव फूले पर प्रभाव किसका पड़ा था, तो थॉमस पेन का। और थॉमस पेन की किताब क्या थी, याद रख लेना, द राइट्स ऑफ मैन, द राइट्स ऑफ मैन। ठीक है, जैसे गांधी जी पर किसका किस बात का प्रयोग पड़ा, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पेपर में आता है, वैसे ही क्या है पूछ सकता है, थॉमस पेन मतलब निम्नलिखित में किससे प्रभावित थे, या स्टेटमेंट दे सकता है कि थॉमस पेन से प्रभावित थे और उनकी बुक ये है। ठीक है, तो हम लोगों को तो ग्रेजुएट लेवल का पेपर देना है ना, ऑफिसर बनना है तो फिर रटना पड़ेगा, विकल्प तो ले नहीं सकते हम लोग, और लेना भी नहीं है। आगे देखिएगा, आत्मसम्मान आंदोलन की बात करें 1920 के दशक में, जो ऑप्शन में रहेगा आपके एग्जाम में, मैं बता देता हूँ 1920 ही रहेगा, 1920 ही रहेगा, आप रटे रहना। आत्मसम्मान आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा चर्चा में भी रहता है। और जाएंगे जब मोदी जी जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो दक्षिण भारत में इनका नाम पेरियार इन्हें कहा जाता है, तो पेरियार का नाम बहुत ज़्यादा लेते भी रहते हैं। और आपने अभी देखा होगा कि दो व्यक्तियों के बीच संवाद भी, उनके नाम पर संवाद भी हुआ, तो उसमें पेरियार जी थे, करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा। एबी रामास्वामी नायकर, या इन्हें पेरियार कहते हैं। ठीक है, इन्होंने दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था 1920 के दशक में। इसका उद्देश्य क्या है, तो ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को क्या करना, समाप्त करना, और छुआछूत अस्पृश्यता इत्यादि को क्या है, विभेद को खत्म करना। और इसकी अभिव्यक्ति किस रूप में सामने आई देखने को मिला, जैसे मंदिरों में जबरदस्ती प्रवेश किया, क्योंकि क्या है, निम्न जाति, तथाकथित निम्न जाति जिनको कहा जाता था, वो या जिनको ये मानते थे, ये सब भी कम घटिया आदमी नहीं है। ठीक है, ये हमारे देश में ये दीमक से भी खतरनाक जहर है। ये ऐसी सोच रखने वाले क्या है, दोगले में भी महादोगले होते हैं, जो हमारे ही देश में रह करके हमारे ही देश के नागरिकों को क्या करते हैं, उपेक्षा करते हैं। ठीक है, इनसे बड़ा कोई धूर्त जो है, घटिया मतलब गैर राष्ट्रवादी कोई नहीं हो सकता है, चाहे जो भी हो, कोई भी हो। मैं यहाँ ब्राह्मण की बात नहीं है, ब्राह्मण नाम मिटा दो, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो भारत के नागरिक को भारत का नागरिक नहीं मानता है, उनके साथ उपेक्षा करता है, उनका तिरस्कार करता है, उनकी जो है निंदा करता है, उनको नीचा दिखाता है, या नीचा बोलता है, या नीचा कहता है, ठीक है, वो सब घटिया हैं। ठीक है, और अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो या इतिहास पढ़ते हो, इतिहास पढ़े हो, समझते हो, तो आपको अपने देश से जब प्रेम होगा ना, तो आप इन सब चीज़ों से अपने आप ऊपर उठ जाओगे, कहोगे कि यार हम न चाहते हुए भी अपने देश को ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। मंदिरों में प्रवेश जबरन किया इन्होंने, ब्राह्मणों के बिना विवाद, ब्राह्मणों के बिना विवाद की बात है, मनुस्मृति को जलाने का कार्य किया। ठीक है, इस रूप में अभिव्यक्ति इन्होंने किया है। ठीक है, देखो मेरा किसी जाति धर्म से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, जाति धर्म संप्रदाय किसी से नहीं मतलब है, लेकिन एज ए एक टीचर और उसके बाद एज ए नागरिक, मैं एक रत्ती बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारे राष्ट्र में क्या हो, हमारे राष्ट्र की राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय एकता और अखंडता को क्या हो, थोड़ी भी ठेस हो। अरे मैं तो नागरिक अपने घर में बैठता हूँ, तब अगर ना सोचूं तो मुझसे घटिया कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे ही भाई बहन क्या है, जा करके इसी सोच को जिंदा रखने के लिए, इसे जीवित रखने के लिए अपने प्राण, अपने लहू को क्या है, न्यौछावर करते हैं, जाकर के कितने लोग शहीद हो रहे हैं, हर रोज शहीद हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ घर में बैठ करके गीत गा रहे हैं। अगर हम ऐसा ना सोचे तो मुझसे घटिया कोई नहीं होगा। इसलिए मैं भाई राष्ट्रवादी विचारधारा को मानता हूँ, इसलिए मैं राष्ट्र के विरुद्ध विरुद्ध नहीं सुन सकता हूँ। आगे देखिएगा, पेरियार द्वारा तमिल भाषा में क्या है, रामायण की रचना की गई, किसके द्वारा, पेरियार के द्वारा की गई, जिसे सच्ची रामायण कहा गया, जिसे सच्ची रामायण कहा गया। ठीक, आगे देखिएगा, वाइकोम सत्याग्रह,
वाइकोम सत्याग्रह मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है? वाइकोम केरल में है, केरल में ही यह मतलब आंदोलन होता है, सत्याग्रह होता है। इसका भी उद्देश्य क्या है? ब्राह्मणों के विरुद्ध तथा मंदिरों में प्रवेश जो नहीं मिलता था उसको क्या करना? लागू कराना। एक्चुअली दक्षिण भारत में इतना ज़्यादा छुआछूत लागू था कि जो सड़कें हुआ करती थी, ईवी रामास्वामी के समय की बात कर रहा हूँ, जो सड़कें हुआ करती थी, ठीक है, उन सड़कों पर तथाकथित नीची जाति को लोगों को क्या है, जाने से मना किया जाता था, बल्कि उस सड़क के नीचे यहाँ पर इस तरीके से उनको जाना पड़ता था। ठीक है, तो आप सोच के देखो ये। और उनको कुएं की जगत पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, नहीं दिया जाता था। मंदिर में तो प्रवेश दिया ही नहीं जाता था। ठीक है, ढेर सारी मंदिरों में महिलाओं को आज नहीं प्रवेश दिया जाए, मतलब सोचो, वही रूढ़िवादी परंपराएं हैं। ठीक है, और ऐसी सोच रखने वाले केवल व्यक्तियों के मतलब मेल के संदर्भ में नहीं सोचते ऐसा, ऐसे ही लोग क्या होते हैं, महिलाओं के प्रति, ठीक है, माने उन्हें दबा कर रखने की भावना रखते हैं। आगे देखिएगा प्रमुख व्यक्तित्व। केरल में श्री नारायण गुरु, केरल में श्री नारायण गुरु और एन कुमार और टीके माधवन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके नाम पेपर में आता है। ठीक है, इन्होंने क्या है, वाइकोम सत्याग्रह को चलाया है। अन्य तथ्य देख लें तो श्री नारायण धर्मगुरु परिपालन योग संगठन की स्थापना के द्वारा मंदिरों में क्या है, प्रवेश किया गया। और इनका नारा क्या था? मानव जाति के लिए एक जाति, मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, एक ईश्वर। सोचो कितने प्रताड़ित रहे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फैक्ट क्या है वाइकोम सत्याग्रह से संबंधित? मार्च 1925 में, इसकी डेट घोंट के पी लो। ठीक है, मार्च 1925 में, मार्च 1925 में गांधी जी की मध्यस्थता में त्रावणकोर की महारानी द्वारा निम्न जाति के, तथाकथित निम्न जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश देने के लिए क्या है, आंदोलनकारियों से समझौता हो गया। तो यह आंदोलन खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में, क्योंकि ये मतलब दलित सुधार से संबंधित है। ठीक है, थे तो इसीलिए इनके बारे में यहाँ बुक में लिखा हुआ था। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में देखिए तो इनका जन्म 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में 1930 से 32 तक भाग लिया था। और 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पेपर में बहुत आता है। ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की थी? 1924 में। हमने याद किया है कि 24 साल के, महज 24 साल के थे, बहुत यंग थे। ठीक है, तब इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। प्रमुख पत्रिकाएं इनकी कौन सी हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मूकनायक है, जो मराठी में है, जो मराठी में छपती थी। डेट सहित आपको पता होना चाहिए, 1920 में है। बहिष्कृत भारत कब निकाल, देखो बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी ये सभा है 1924 में, लेकिन जो मैगजीन है बहिष्कृत भारत 1927 में। जनता, जनता जो इन्होंने निकाला पत्रिका 1927 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट और फैक्ट क्या है आपको देखना है तो तीन फैक्ट यहाँ लिखे, जैसे समाज समता संघ, समाज समता संघ की स्थापना 1927 में इन्होंने किया था। ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, मोस्ट 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 1001 बार इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट लेबर लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में किया था। और अगला देखिएगा ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, मोस्ट 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 1001 बार इंपॉर्टेंट है ये हम लोगों के पेपर के लिहाज से। तो ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट कास्ट फेडरेशन 1942 में इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, अन्य नोट में कुछ बातें इसमें लिखी हैं वो देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री ये बने थे। इनका निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। परिनिर्वाण मनाया जाता है। 1990 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। और इनका संदेश क्या था? इनका संदेश मूलतः ये था कि शिक्षित बनो, आंदोलन करो और संगठित रहो। नेक्स्ट देखिएगा आर्य महिला समाज, कुछ महिला समाज के बारे में, मतलब महिला संगठनों के बारे में देख लीजिए। आर्य महिला समाज, आर्य महिला समाज की स्थापना स्थापना पंडिता रमाबाई सरस्वती द्वारा कहाँ की गई थी? पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ की गई थी? पुणे महाराष्ट्र में। तो आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई ने किया था। ये घोंट के पी लो, पुणे महाराष्ट्र में छोड़ भी दोगे तो चलेगा, लेकिन ये रट लो। ठीक है, इनके कार्य देख लो तो विधवा आश्रम इन्होंने खोला। शारदा सदन, महिलाओं एवं अनाथ, शारदा सदन की स्थापना इन्होंने ही किया। किसने? रमाबाई ने किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाओं एवं अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा हेतु किया। ठीक है, शारदा सदन किसने शुरू किया? पंडिता रमाबाई ने किया।
और इनकी पुस्तक क्या है? द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, द हाई कास्ट हिंदू वुमन, द हाई कास्ट हिंदू वुमन। अखिल भारतीय महिला संघ की बात कर लें, ठीक है, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना किसने की है? तो 1927 में मार्गरेट काजिन्स ने किया था। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये डेट इनसे भी ज़्यादा इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग कई बार आ चुकी है मिस मैच में। तो आप याद रखना कि अखिल भारतीय महिला संघ जो है मार्गरेट काजिन्स के द्वारा है। और वैसे भी ये जो है मेंस, जब पीसीएस मेंस आप दोगे, ठीक है, एक दिन न एक दिन तो दोगे, आरओ बनने के बाद दोगे, लेकिन आप में वो पर लगेंगे, उड़ान भरोगे, मैं जानता हूँ, ठीक है। और जब आरओ या आरओ प्री मेंस देने लगे हैं तो अब आप, ठीक है, पीसीएस प्री कुछ लोग दे ही रहे होंगे हमारी तरह। तो इस तरीके से क्या है, क्योंकि आरओ का प्री पीसीएस से टफ ही आता है हमेशा। आगे देखिएगा, तो ये मेंस में सिलेबस में है, जो महिला संगठन है वो अपने सिलेबस में लिखा हुआ है महिला संगठन। तो वहाँ पर क्या है, पांच पांच महिला संगठन हम लोग रटते हैं। आगे देखिएगा, भारत स्त्री महामंडल, भारत स्त्री महामंडल, ये स्थापना कहाँ हुई? 1910 में प्रयागराज में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रयागराज में। और किसने किया? सरला देवी ने। किसने किया है बताइए, किसने किया है? सरला देवी ने। पारसी धर्म सुधार आंदोलन, अब हम लोग बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम हो गया, ठीक है। अब पारसी, पारसी धर्म सुधार की बात कर लें, ठीक है। तो एक ही आपको याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, डेट सही रट लेना, 1861 माने 1851 माने 1851 रट लो। रहनुमाई मजदयान सभा की स्थापना 1851 में हुई। किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम रटे रहना। बाकी अगर, ठीक है, नौरोजी, फरदौन जी का नाम भूल जाना, एस बंगाली का नाम भूल जाना, लेकिन दादा भाई नौरोजी का नाम याद रखना। 1851 में इन्होंने रहनुमाई मध्यान्ह सभा की स्थापना किया था, जो पारसी धर्म में धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार को, ठीक है, का पक्षधर था। आगे देखिएगा, प्रमुख इनकी पत्रिका क्या है दादा भाई नौरोजी की? तो क्या है? रफ्तार, नहीं, रफ्त गुप्तार। क्या है? रफ्त गुप्तार है। ये आगे भी पढ़ोगे, आगे भी पढ़ोगे, लिखना भी पड़ेगा, मॉडर्न हिस्ट्री में एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा। आगे देखिए कि सिख धर्म में कुछ सुधार की बात करें, तो सिख धर्म में कुछ सुधार थे, तो उसमें जो पेपर में आते हैं वो देख लो। निरंकारी आंदोलन की स्थापना किसने किया? तो निरंकारी आंदोलन की स्थापना बाबा दयाल दास ने किया, ठीक है। किसके द्वारा? दयाल दास के द्वारा। जबकि नामधारी आंदोलन, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कूका विद्रोह 1840 से 72 के बीच में, प्रमुख प्रमुख विद्रोह वाले चैप्टर में, प्रमुख विद्रोह वाले चैप्टर में, द मेजर रिवोल्ट था ना, नहीं, इंडियन मेजर, मेजर इंडियन रिवोल्ट, प्रमुख भारतीय विद्रोह जो चैप्टर था इसके पहले। तो नामधारी आंदोलन कब, किसने शुरू किया? तो बाबा राम सिंह ने। किसने? बाबा राम सिंह ने। आई आई थिंक जो है 1872 में तो कूका विद्रोह का ही वो लीड किए थे। 87 है अंतिम में, ऑप्शन आए तो मैं एक बार सोच सकता हूँ। तो बाबा राम सिंह ने, और इन्हीं को कहा गया था ना राम सिंह कूका, और इन्हीं के नाम पर था ना कूका विद्रोह, जो 1840 से क्या है, 1840 से 1872 तक चला था, ठीक है, 1872 तक चला था। इन्होंने ही तो नामधारी आंदोलन चलाया था, जिसमें मांस मदिरा गोमांस इत्यादि को खाने को मना कर दिया था। सिंह आंदोलन, सिंह सभा आंदोलन किसने शुरू किया? 1870 में अमृतसर में शुरू किया गया। किसने किया इसकी जरूरत नहीं है। लास्ट पेज आप देख लो, ठीक है। सारी नॉलेज को जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको मैंने क्या किया है, कंसोलिडेट कर रखा है एक फॉर्मेट में, ठीक है। फॉर्मेट थोड़ा चेंज है, आप इसको बहुत अच्छे से कर सके इसीलिए ऐसा लिखा हूँ। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उठाए गए जो प्रमुख कदम है वो क्या क्या है? जैसे सती प्रथा, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। किस नियम से किया? तो रेगुलेशन रेगुलेशन एक्ट जो है 17 से। तो 17 से क्या हो जाएगा? ये देखो 17 है, 17 से याद हो जाएगा कतरा। तो सती प्रथा को विलियम बेंटिक ने क्या है, कतर दिया, उसके पर को तो समाप्त कर दिया विलियम बेंटिक ने। आगे देखिए कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? 1856। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 हम लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ पर पढ़े थे? 1857 की क्रांति के मूल कारणों में एक कारण ये भी था, जो धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में अंग्रेज हमारे क्या है, हस्तक्षेप कर रहे थे, जैसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ठीक है। तो किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अब भारतीय प्रयासकर्ता कौन थे इस अधिनियम को पारित कराने में? तो विष्णु परशुराम
शास्त्री पंडित, विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित, ठीक है। और इन्होंने ही 1850 में विडो मैरिज एक्ट की स्थापना की थी। ये भी पेपर में बहुत बार आया है। तो शास्त्री पंडित ने क्या किया, विडो मैरिज की स्थापना शास्त्री पंडित ने की है, ठीक है। विडो मैरिज सोसाइटी की स्थापना किसने की है, परशुराम शास्त्री पंडित जी ने की है, ठीक है। ऐसे याद करो। ठगी प्रथा पर प्रतिबंध या उसका उन्मूलन किसने किया, तो देखो ठगी प्रथा को उन्मूलन की बात जो है 1833 के चार्टर एक्ट में विलियम बेंटिक ने कर दिया था, ठीक है। ठगी प्रथा का, यार ठगी प्रथा तो सती प्रथा के साथ ही 1829 है। कितना टाइम हो गया यार, जमा यार, देखें जरा तो 12 बज गए। तो 1829 में ही तो खत्म किया था ठगी प्रथा को। किसने खत्म किया था, तो नहीं, उसके लिए कौन नियुक्त किया गया था, एक नियुक्त अधिकारी कौन था, तो कर्नल सिलीमैन था। कौन था, कर्नल सिलीमैन। शिशुवध प्रतिबंध क्या है, इस मतलब शिशुवध पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो सबसे पहले 1795 में जॉन शोर के सामने एक बच्ची ने शोर मचाया और शिशुवध को रोक दिया गया। फिर आगे चल करके 1804 में क्या है, एक और बच्ची चिल्लाई बेलेजिली के समय में, तो बेलेजिली की जली और उसने क्या किया, बोला आप शिशुवध को क्या है, पूर्णतः कंप्लीटली बैन कर दिया। किसने, बेलेजिली ने। खास करके ये किसमें चलता था, राजपूतों में। किसमें चलता था, राजपूतों में, ठीक है। बच्चियों को मार देते थे, वो भी पैदा होने के बाद। वाह। आगे देखिएगा, नरबली प्रथा। तो नरबली प्रथा किसने शुरू की, खत्म किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के द्वारा इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। और नरबली प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी, तो खोंड जनजातियों में। और हम लोगों ने पढ़ा था, इसीलिए क्या है, खोंड या सवार का विद्रोह शुरू किया गया था, ठीक है। क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया था, खोंड जनजाति में प्रचलित जो है नरबली प्रथा को रोक दिया था। हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। ये जो प्रतिबंधित थोड़ा लिखने में और ये लिखने में और ये लिखने में, क्रमशः 3 चीजें लिखने में क्या है, थोड़ा सा, ठीक है, गड़बड़ लिखा है ना। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक कुछ, इसको लिखते वक्त मैं क्या हो रहा था, सो रहा था, बीच बीच में सो जा रहा था, ठीक है। जबरदस्ती आंख में दवा भी डाला था, बावजूद उसके जो है नींद लग जा रही थी बार बार, ठीक है। सो जा रहा था, ये ऐसे पता नहीं क्या लिख रहा था, ये पता नहीं क्या लिख रहा था, ठीक है। तो ये 3 जगह, फिर उसके बाद मैं जग गया हूँ, आप इस लिखने से ही समझ गए होंगे। दास प्रथा का अंत किसने किया था, भैया दास प्रथा का अंत हेलन बरो ने किया था। हालांकि 1833 के चार्टर एक्ट में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया, इसके उन्मूलन की घोषणा जरूर किया था, लेकिन उन्मूलन कब हुआ, दास प्रथा का उन्मूलन कब किया, लॉर्ड एलन बरो ने किया था। एलन बरो ने किया था। ये 1847 नहीं होना चाहिए यार, किताब में भले लिखा है, लेकिन ये 1843 होना चाहिए यार, ये मुझे डेटा याद है। तो 1847 कैसे हो सकता है यार, ठीक है। बहरहाल मैं इसको देख लूँगा, लेकिन 1843 होना चाहिए, 1847 बिल्कुल नहीं होगा, ये याद है मुझे, ठीक है। ये किताब में लिखा है, ये नहीं होना चाहिए। आगे देखिएगा, बंगाल विवाह, नहीं, बाल विवाह के संदर्भ में 3 एक्ट पारित किए गए अंग्रेजों के द्वारा। जैसे पहला नेटिव मैरिज एक्ट, जो सिविल मैरिज एक्ट है, या इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 केशव चंद्र सेन के प्रयास से हम लोगों ने कहा था, उस समय कौन था, वायसराय लॉर्ड नॉर्थ बुक के द्वारा इसे लाया गया था। तो ये मैच दी फॉलोइंग बहुत आता है, इसे सब कुछ एकदम एक एक लाइन रटनी है इसमें से। तो वायसराय लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा जो है ये नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया। विवाह की उम्र इसमें 14 और 18 कर दी गई, हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा, बाल विवाह से संबंधित क्या है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट या सम्मति आयोग, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ठीक है। सम्मति आयु अधिनियम कब किया गया था, जो है 1891 में, 1891 में, और 1891 में किया गया। इसमें क्या है, उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड लैंसडाउन था। कौन था, लॉर्ड लैंसडाउन था। और इसमें भारतीय किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो बहराम जी मालाबारी का है। और इसमें विवाह की उम्र न्यूनतम क्या कर दी गई, 12 वर्ष की कर दी गई। एक्चुअली इसमें क्या था, एक जो है गर्ल्स थी, उसकी 11 वर्ष में क्या है, 11 वर्ष की आयु में 30 से 35 वर्ष के आदमी से क्या है, उसकी शादी हो गई। और जो फर्स्ट नाइट को जाती है वो,
उसके साथ सुहाग रात के दौरान क्या है, अब जिस बच्ची की 11 वर्ष उम्र है, अब सोचो मतलब वो, अब बताओ कैसे, मतलब सुहाग रात के लिए वो कैसे कंफर्ट हो सकती है। तो उसके साथ क्या है, पहली रात जब गुजारता है वो, ठीक है, वो घटिया आदमी, तो ये लड़की सुबह क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इसी वो गर्ल्स का नाम है इस केस में, उसी महिला का, मतलब उसी गर्ल्स का ही नाम है। उसी केस के कारण वही केस चला था, ठीक है। तो उसी केस का रेफरेंस दे करके वो केस भी पूछा, मतलब वो केस रेफरेंस में इसमें पूछा जा चुका है एक बार, और तब मैं सर्च करके पढ़ा भी था जो है, वो बड़े एग्जाम में किसी में आया था। तो मैं आपको कहानी बता दिया जिसकी वजह से आपको याद होना चाहिए। और इस एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। क्यों किया, क्योंकि ये क्या है, ये अपनी संस्कृत पर, इसे क्या है, संस्कृत पर मानते हैं कि अंग्रेज हमारी संस्कृति में क्या है, हस्तक्षेप कर रहे हैं, हम अगर बुराई है तो हम खुद कर लेंगे, आप मत करो, ठीक है। इस तरीके के विचार थी था यहाँ पर, ठीक है। और तीसरे प्रकार का जो है बाल विवाह को रोकने के लिए क्या है, लाया गया, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम या शारदा एक्ट जो 1929 में, डेट सहित रटे रहेगा। इस यह कब लाया गया, किसके समय में, तो लॉर्ड इरविन के समय में। प्रयास भारती किसने किया था, हरविलास शारदा, इसलिए शारदा अधिनियम कहते हैं। उम्र इसमें क्या कर दिया गया, 14 साल लड़कियों की और 18 साल बॉयज की। आगे चल करके 1978 में, आगे चल करके आज़ादी के बाद 1978 में यह 18 वर्ष की आयु को बढ़ा करके लड़कों की क्या कर दी गई, 21 वर्ष की कर दी गई। क्या है, 21 वर्ष, और लड़कियों की क्या है, 18 वर्ष कर दी गई है, ठीक है, 18 वर्ष कर दी गई। अब एक नई कंट्रोवर्सी इस समय चल रही है कि संबंध बनाने की उम्र जो लिखित रूप में तय है, मतलब है अभी, वो 16 वर्ष है, और शादी की उम्र 21 वर्ष है। शादी की वर्ष 21 वर्ष किए जाने की बात है। अरे मतलब ये कैसी बात है, दोनों में तो कोई सामंजस्य ही नहीं है, ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो ये चीज़ एक नई कंट्रोवर्सी है, मतलब इस समय चर्चा में है। मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि आप थोड़ा न्यूज़ देखते रहिए, आप ऐसे बहुत अच्छा लिखोगे, मेंस बहुत अच्छा लिखोगे, अप्रोच अच्छी रहेगी आपको पढ़ने की, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने आपको सारा फॉर्मेट में बता दिया है, ठीक है? जो पीडीएफ में, जो अभी पीडीएफ अब मैं सुबह अपलोड कर देता, लेकिन अब सुबह अपलोड नहीं करूँगा, ठीक है? इसमें जो भी 2 करेक्शन हैं, उन करेक्शन को करने के बाद तब मैं इस पीडीएफ को आपको भेज दूँगा टेलीग्राम चैनल पर, जैसा कि डेली भेज रहा हूँ। आप वहाँ पर आकर के क्या है, प्रिंट निकाल लो प्लीज़, ठीक है? जैसे हिंदी को मैं आपको करा कर के दे दिया हूँ 129 पेज की, ठीक है? 160 प्लस पेज की पॉलिटी दे दिया हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री दे रहा हूँ, ठीक है? और लोकोक्तियाँ, कहावतें या एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैब्युलरी मीन्स की, ये सब तो दे ही रहा हूँ लिख करके जो है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। अगर आपने देख ही लिया है तो अगर अच्छा लगता है तो अच्छा लाइक कर दो, या मतलब कमेंट कर दो कि कुछ बेहतर किया जा सकता है या घटिया है, वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर रुकते हैं दोस्तों। थैंक यू मेरे दोस्त।